तो यहाँ तक देख लो, कोई डाउट किसी को, जितना डिस्कशन हुआ है फिर उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। कोई डाउट, पहले डाउट डिस्कशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक टॉपिक है हमारा वो डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में वी हैव डिस्कस्ड पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। वो हमने डिस्कस कर लिया था अच्छे से। मैंने आपको सीयू और सीसी के बारे में बता दिया था, और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि जो डी10 होता है वो किसने डिफाइन किया था, एलन हेजन। एवरी पैरामीटर वी हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग दैट। इफ यू हैव एनी डाउट तो वी कैन डिस्कस हियर। पहले मेरे को अपने डाउट्स के बारे में बताइएगा, यहाँ तक कोई डाउट हो। ओके, चलो ऑल क्लियर है तो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है फ्रेंड्स, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज अबाउट कंसिस्टेंसी लिमिट्स। सम कंसिस्टेंसी लिमिट वी विल डिस्कस। नेक्स्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है कंसिस्टेंसी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी लिमिट्स। उसकी हम डिस्कशन करेंगे, कंसिस्टेंसी ऑफ द सोइल। So next point of discussion, we have consistency of the soil. तो ध्यान दो, सुनना पहले आराम से। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस अच्छे भले आते हैं यहाँ से एग्जाम के अंदर, और है सिंपल टॉपिक, बस थोड़ा सा हमको अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी है टॉपिक्स के बारे में। सो टॉपिक जो है हमारा वो है कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल, कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल। सबसे पहले देखा जाए कि भाई कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है। सॉइल की कंसिस्टेंसी की जब हम बात करते हैं तो होता क्या है, ये एक ऑब्जर्वेशन हुई है। ऑब्जर्वेशन अटरबर्ग ने की है, अटरबर्ग साइंटिस्ट का नेम है। अटरबर्ग ने ये ऑब्जर्व किया कि अगर हमारे पास जो फाइन ग्रेन सोइल होती है, जैसे मैं आपको फाइन ग्रेन सोइल का एक फेज डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। ये हमारे पास एक फाइन ग्रेन सोइल है फ्रेंड, फाइन ग्रेन सोइल की हम बात कर रहे हैं, और ये जो कंसिस्टेंसी की हम बात करेंगे ये फाइन ग्रेन सोइल के लिए ही वैलिड होगी, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन से क्या पता लगा कि जो फाइन ग्रेन सोइल है, लेट अस सपोज कि हमारे पास एक ड्राई सोइल है और वो फाइन ग्रेन सोइल है ड्राई सोइल। तो अगर हम ड्राई सोइल बोलेंगे तो इसका मतलब क्या क्या होगा। अगर हम ड्राई सोइल बोलेंगे तो इसका मतलब क्या क्या होगा, सॉलिड्स होंगे इसके अंदर। तो ये हो जाएगा हमारा मास ऑफ सॉलिड्स, ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, और साथ में क्या होगा, एयर होगी। तो ये हमारे पास ड्राई सोइल है, ये हो जाएगा वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, और ये हो जाएगा हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो अटरबर्ग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो हमारी सोइल होगी फाइन ग्रेन सोइल, अगर मैं इसमें वाटर कंटेंट को चेंज करवाऊं, जैसे जैसे हम इसमें वाटर कंटेंट को चेंज कराते जाएं फाइन ग्रेन सोइल में, तो ये सोइल अपना बिहेवियर चेंज कर देती है। ये एक ऑब्जर्वेशन हुई है कि जैसे जैसे हम फाइन ग्रेन सोइल का वाटर कंटेंट चेंज करवाते जाएंगे तो विद रिस्पेक्ट टू वाटर कंटेंट ये अपने बिहेवियर को चेंज करना शुरू कर देती है। ये जो बिहेवियर चेंज कर रही है, अलग अलग बिहेवियर शो करती है। जैसे एग्जांपल, मैं आपको एक गिलास, आप एक ट्रांसपेरेंट गिलास एज्यूम कीजिएगा। आपके पास एक ट्रांसपेरेंट गिलास है, और उस गिलास में आपने, जैसे गिलास इतना है तो आपने इसके अंदर इतनी सोल डाल दी है। लेट अस सपोज कि ये गिलास है और इसमें आपने इतनी ड्राई सोल डाल दी है। बात अभी ड्राई सोल की हो रही है। जब आपने इसके अंदर ड्राई सोल डाला है तो अब आप क्या करो, इस पूरे गिलास को पूरे पानी से भर दो, पूरे। अगर आपने पूरे गिलास को पानी से भर दिया है तो इसकी सारी की सारी वर्ड्स में पानी आ जाएगा, और एक्स्ट्रा वाटर भी आपको देखने को मिलेगा। और जब आप इसको मिक्स करेंगे तो पूरा एक सस्पेंशन देखने को मिलेगा बेसिकली। तो जब आप अपने गिलास को इंक्लाइंड करेंगे तो ये गिलास में से जो पानी है वो निकलना शुरू हो जाएगा, और साथ में जो सोइल है वो सोइल भी पानी के साथ फ्लो करना शुरू कर देती है। दिस इज द ऑब्जर्वेशन कि अगर सोइल के अंदर एक लिमिट से वाटर कंटेंट ज्यादा हो गया है तो इसका मतलब अब वो जो सोइल है वो बिल्कुल पानी की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है, लिक्विड की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है, क्योंकि लिक्विड की प्रॉपर्टी है फ्लो होना। तो वो सोइल भी क्या करेगी, वो भी फ्लो होना शुरू कर देती है।
तो इसमें अटरबर्ग ये बोलते हैं कि अगर हमारी सोइल में एक लिमिट तक वाटर प्रेजेंट होता है, तो उसके बाद जो सोइल है वो एक लिक्विड की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है। तो हम बोल देते हैं कि सोइल हमारी लिक्विड स्टेज में चली गई है। फिर ये भी ऑब्जर्वेशन हुआ है कि अगर मैं पूरे पानी का गिलास जो मैंने भरा था उसमें से कुछ ही पानी कम कर देता हूं, तो मान लो मैं पानी को कम करता जा रहा हूं तो एक लिमिट तक मैं आया हूं। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या होगी कि ये जो सोइल के पार्टिकल्स हैं, ये जो सोइल है, अब मूव फ्लो तो नहीं कर रही है जैसे पानी फ्लो कर रहा था पहले केस में। अब सोइल को हम किसी भी शेप में डिफॉर्म कर सकते हैं, किसी भी शेप में उसको मोल्ड कर सकते हैं। जो हमारी सोइल है हम उसको किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं। जैसे आपने मिट्टी के घड़े जो बनते हैं, जो कुम्हार होते हैं, पोर्ट मेकर्स होते हैं, जो मिट्टी के घड़े वो बनाते हैं, मिट्टी के जो भी बर्तन बनाते हैं, तो होता क्या है कि वो एक लिमिट तक वाटर इस सोइल के अंदर डालते हैं, फाइन ग्रेन सोइल में, उसके कोरस्पोंडिंगली वो किसी भी शेप का मोल्ड प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐसा ही होता है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन हुई कि अगर मैंने सोइल में पानी ज्यादा डाल दिया तो सोइल क्या कर रही है, पानी के साथ फ्लो हो जा रही है। अगर मैंने सोइल में से पानी को थोड़ा कम कर दिया है तो इसका अब ये अपनी दूसरी स्टेज को दिखा रही है, दूसरी प्रॉपर्टी पोजेस कर रही है। पहली प्रॉपर्टी कौन सी थी कि वो लिक्विड की तरह शो फ्लो कर रही है, लिक्विड की तरह बिहेव कर रही है। बट जब मैंने इसमें पानी को कम किया, अब वो किसकी तरह बिहेव कर रही है कि हम उसको किसी भी शेप में डिफॉर्म कर पा रहे हैं। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। तो अब सोइल किस स्टेज में आ गई है, प्लास्टिक स्टेज में आ गई है। वो प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टीज को पोजेस कर रही है। प्लास्टिसिटी का मतलब ही तो यही होता है फ्रेंड कि विदाउट क्रैकिंग या विदाउट फ्रैक्चर अगर हम सोइल को डिफॉर्म कर रहे हैं, जैसे आपका एक सोइल पार्टिकल दूसरा सोइल पार्टिकल एक दूसरे के दूर दूर चला गया, अभी सोइल पार्टिकल पास पास है, लेट अस सपोज जब हम इसको मोल्ड कर रहे हैं तो दो सोइल के पार्टिकल स्लिप कर गए हैं, जिसकी वजह से अब पार्टिकल्स के बीच में कोई क्रैकिंग या कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ है, पार्टिकल्स क्रैक नहीं हो रहे हैं, बस डिफॉर्म कर जा रहे हैं, स्लिपिंग यू कैन से लाइक कि पार्टिकल्स डिफॉर्म हो जा रहे हैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन से। डिफॉर्म होने की वजह से हम किसी भी शेप में उसको कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो बेसिकली एक प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी जो सोइल में देखी है गई है वो एक पर्टिकुलर वाटर कंटेंट पे मिलती है। फिर अगर मैं सोइल में से पानी को और कम कर देता हूं तो अब सोइल में ये प्लास्टिसिटी भी नहीं मिलती है, यानी अब आप मोल्ड नहीं कर पाओगे सोइल को अगर आपने एक लिमिट से कम वाटर कंटेंट इसमें इसका वाटर इसमें ऐड किया हुआ है। फिर अब जो आपने पहले लिक्विड स्टेज में थी, अब सोइल फिर पानी कम करके प्लास्टिक स्टेज में आई है, उसके बाद हमने पानी को और कम किया, अब सोइल जो है थोड़ी सॉलिड होने लग गई है। द सॉलिड पूरी तरह से हम सॉलिड को नहीं बोलेंगे सोइल को कि पूरी सॉलिड हो गई है। ये हम बोलते हैं यहाँ पे कि सोइल नाउ पोजेस सम सेमी सॉलिड कैरेक्टरिस्टिक्स। सेमी सॉलिड कैरेक्टरिस्टिक्स आप ऐसे समझ सकते हैं इसको जैसे जेली टाइप होती है, ना तो पूरी तरह से लिक्विड होती है ना ही पूरी तरह से सॉलिड होती है, जेली टाइप। तो उस तरीके की आपको सोइल देखने को मिल रही है। फिर अगर आप उसमें से पानी बिल्कुल ही रिमूव कर देते हैं पानी को, या आप उतना ही पानी डालते हैं जितनी उसकी वॉइड्स थी, ठीक है, तो उस केस में हम बोल देंगे कि सोइल जो है एक तरीके से अब और सॉलिड स्टेज में आ गई है। अगर आप बिल्कुल ही पानी को रिमूव कर दोगे तो बिल्कुल आपकी जो फाइन ग्रेन सोइल है ना एकदम हार्ड स्टोन की तरफ अपनी प्रॉपर्टी दिखाती है, सॉलिड स्टेज में आ जाती है। इतनी सॉलिड स्टेज की अब वो ज्यादा से ज्यादा लोड को कैरी भी कर सकती है। तो ये जो अलग अलग हमारी जो फाइन ग्रेन सोइल है अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स पोजेस कर रही है विद रिस्पेक्ट टू वाटर कंटेंट, ये सब ऑब्जर्वेशन हुआ है। और ये ऑब्जर्वेशन किया किसने, अटरबर्ग ने। तो अटरबर्ग ने अपने को एक चीज समझाई कि देखो भाई ऐसा होता है कि अगर हम सोइल में वाटर कंटेंट को चेंज कर रहे हैं तो सोइल में जो सोइल की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी चेंज हो रही है। और कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम बात करें तो कौन कौन से स्टेज में अपने को सोइल देखने को मिल रही है। तो ये जितनी भी स्टेजेस का मैंने नाम लिया, जैसे मैंने बताया लिक्विड स्टेज, मैंने बताया प्लास्टिक स्टेज, सेमी सॉलिड स्टेज, सॉलिड स्टेज, तो इन सभी को बोलते हैं कंसिस्टेंसी स्टेजेस। ये सब क्या है, कंसिस्टेंसी स्टेज। कि सोइल नाउ अब सोइल लिक्विड स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी में, सोइल प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी में, सेमी सॉलिड में, या सॉलिड स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी में। तो इन सबको हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंसी स्टेज। सर सोइल क्लास शाम कितने बजे है? आई थिंक सोइल की आप स्केड्यूल आया हुआ है ग्रुप के अंदर, मेरे ख्याल से 4:30 पे है शायद। इट विल बी 4:30 आई थिंक, शाम को है ना, 4:30 बजे क्लास होगी, या 4 बजे होगी या 4:30 बजे होगी, एग्जैक्टली नहीं पता, बस उसी के आसपास है इतना मुझे पता है। अब देखो इसकी ऑब्जर्वेशन को मैं ग्राफिकली बता रहा हूँ और आप समझिएगा कॉन्सेप्ट को, ठीक है। सुनना पहले आराम से, मैं लिखने का टाइम दूंगा आपको इसमें, पहले सुनना क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर मैं ग्राफ बना रहा हूँ, यहाँ पर एक ग्राफ बना रहा हूँ, और मैंने जैसे आपको बताया कि वाटर कंटेंट चेंज करते करते जैसे जैसे हम सोइल का वाटर कंटेंट चेंज करेंगे तो सोइल की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पे वाटर कंटेंट लिखा है, वाई एक्सिस पे मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ सोइल का वॉल्यूम। सुनना बहुत आराम से, मैं वाई एक्सिस पर रिपोर्ट कर रहा हूँ सोइल का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सोइल। अभी प्रेजेंटली मेरे पास जो सोइल है वो है ड्राई सोइल। अगर ड्राई सोइल है दैट मीन्स वाटर कंटेंट इज, व्हाट इज वाटर कंटेंट इफ द ड्राई सोइल इज देयर, 0। तो
तो अगर ड्राई सोइल है तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे पास अभी जो सोइल है वो ड्राई सोइल है, वाटर कंटेंट इज जीरो। अगर सोइल का भी एट प्रेजेंट सोइल का वाटर कंटेंट जीरो है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सोइल का कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो होगा। सोइल के पास सॉलिड्स भी है, सोइल के पास वॉइड्स भी हैं, वॉइड्स में एयर है, तो सोइल का कुछ ना कुछ वॉल्यूम है। तो एट वाटर कंटेंट इक्वल टू जीरो, तो सोइल के पास कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा जिसको मैंने नाम दिया वीटी। मैंने नाम क्या दिया? वीटी। वीटी इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल, अभी जो सोइल एग्जिस्टिंग कंडीशन में है, ठीक है, ड्राई सोइल की मैं बात कर रहा था। अब हुआ क्या कि मैं इस सोइल में धीरे धीरे पानी डाल रहा हूं, मैं इस सोइल में स्टार्टिंग में पानी ऐड कर रहा हूं। तो जैसे जैसे मैं वाटर ऐड करूंगा तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि सबसे पहले पानी कहाँ जाएगा? सोइल की वॉइड्स में जाएगा। मैंने आपको बोला कि गिलास लो पानी का, उसमें आपने सोइल डाली है इतनी, गिलास इतना है, सोइल इतनी है। जब आप उसमें पानी डालेंगे तो सबसे पहले पानी जो होगा वो आपकी सोइल की वॉइड्स को फिल करेगा। तो पहले सोइल की वॉइड्स फिल हो रही है, इसका मतलब मैं सोइल में वाटर कंटेंट तो इंक्रीज कर रहा हूं। तो क्या सोइल के टोटल वॉल्यूम में कोई चेंज देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। किस पॉइंट तक? जब तक सोइल पूरी तरह से क्या ना हो जाए, सैचुरेट ना हो जाए। सुनना आराम से। अब मैं क्या कर रहा हूं, सोइल का वाटर कंटेंट इंक्रीज करता जा रहा हूं। जैसे जैसे मैं सोइल में वाटर डालूंगा, इसमें जो वॉइड्स हैं उस वॉइड्स में पानी आता रहेगा, तो सोइल की वॉइड्स पानी से फिल होती जाएंगी। तो जैसे जैसे हम वाटर कंटेंट इंक्रीज करेंगे, सोइल के टोटल वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो यहाँ पर जो हमारी लाइन है वो कुछ ऐसे चलती रहेगी, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कि आप वाटर कंटेंट ऐड करते जाओ तो सोइल के वॉल्यूम में कोई चेंज अभी तक नहीं आएगा। जैसे ही सोइल की वॉइड्स पूरी तरह से पानी से फिल हो जाएगी, दैट मीन्स अब एक ऐसी स्टेज आ गई है कि यहाँ पर सोइल की वॉइड्स पूरी तरह से पानी से फिल हो चुकी है। तो दैट मीन्स कंडीशन कैसे बनेगी? अगर मैं यहाँ पर ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ, इसका जो डायग्राम बनेगा, डायग्राम कैसा बनेगा? डायग्राम विल बी लाइक दिस। जो डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पर वोटर की जगह हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर एयर की जगह क्या आ गया है? वोटर आ गया। तो सोइल की सारी वॉइड्स को हमने फिल कर दिया पानी के साथ। ये किसी न किसी वाटर कंटेंट पे, ये किसी न किसी वाटर कंटेंट पे ये स्टेज मिली है। अब सुनिएगा वर्ड क्या बोल रहा हूँ। ये वाटर कंटेंट वो है, ये वो वाटर कंटेंट है जिसपे सोइल जस्ट सैचुरेट हो गई है। दिस इज दैट वाटर कंटेंट एट विच सोइल इज जस्ट सैचुरेटेड। तो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां पर बच्चे वाटर कंटेंट जीरो था, सोइल का टोटल वॉल्यूम वीटी था। जब आपने सोइल को जस्ट सैचुरेट कर दिया है, यहां पर हम बोलते हैं कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन अगर वन आ गई है, दैट मीन सोइल इज जस्ट सैचुरेटेड। तो अब ये वो वाटर कंटेंट है जिसपे सोइल जस्ट क्या हुई है? सैचुरेट हुई है। तो यहां पर सोइल के टोटल वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। तो दिस वाटर कंटेंट एट विच सोइल इज जस्ट सैचुरेटेड, तो क्या मैं इस वाटर कंटेंट को, क्या मैं इस वाटर कंटेंट को बोल सकता हूं सैचुरेशन वाटर कंटेंट? यस और नो कमेंट करके बताइएगा। क्या हम इस वाटर कंटेंट को बोल सकते हैं सैचुरेशन वाटर कंटेंट? कैन वी से दिस वाटर कंटेंट इज सैचुरेशन वाटर कंटेंट? दैट वाटर कंटेंट इज सैचुरेशन वाटर कंटेंट? यस और नो? ये वो वाटर कंटेंट है जिसपे सोल क्या हुई है? जस्ट सैचुरेट हुई है, या वो वाटर कंटेंट जिसके रिस्पेक्ट में सोल सैचुरेट हो गई है? यहां पर अटरबर्ग ने इसको एक प्यारा सा नाम दिया है, और वो अटरबर्ग ने क्या बोला है कि हम इस वाटर कंटेंट को क्या नाम देंगे? श्रिंकेज लिमिट। यहां पर अटरबर्ग ने इसको एक नाम दिया है, और एज पर अटरबर्ग इन्होंने नाम दिया है कि इस वाटर कंटेंट को हम बोलेंगे क्या? श्रिंकेज लिमिट। तो कहने का मतलब ये हुआ, वो वाटर कंटेंट, वो वाटर कंटेंट एट विच soil is just saturated, and that water content, my friend, is termed as the श्रिंकेज लिमिट। उस वाटर कंटेंट को क्या नाम देंगे? श्रिंकेज लिमिट बोलेंगे। क्लियर है भाई? तो यहां तक हमने देखा कि सर यहां तक वाटर कंटेंट, जैसे सोइल में वाटर कंटेंट उसकी श्रिंकेज लिमिट के इक्वल हुआ, तो यहां पर सोइल जस्ट सैचुरेट हो गई है, पूरी तरह से वॉइड्स पानी से फिल हो चुकी है। इतना आपके पास ये गिलास था, इतनी सोइल थी, और इतनी सोइल के अंदर पानी आ गया, फिल हो गया, तो सोइल आपकी सैचुरेट हो गई है। क्लियर है? अब मैं क्या कर रहा हूं, आगे वाटर कंटेंट इंक्रीज कर रहा हूं। अब देखिएगा, जैसे जैसे मैं वाटर कंटेंट को इंक्रीज करता हूं, जैसे जैसे मैं वाटर कंटेंट को इंक्रीज करूंगा, क्या सोइल का टोटल वॉल्यूम चेंज होगा? अच्छा, पानी किस में जाता है ये बताओ? पानी किस में जाएगा? वॉइड्स के अंदर जाएगा। अगर मैं सोइल में वाटर ऐड करूंगा तो पानी किस में जाएगा? वो पानी किसके अंदर जाएगा? सोइल के वॉइड्स में जाएगा। अब मैंने बोला कि सोइल की वॉइड्स पूरी तरह से फिल हो चुकी है। यहाँ मैं ये बोल रहा हूँ सोइल का टोटल वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया। अब अगर मैं इसमें और पानी डालूंगा तो आप देखेंगे कि सर पानी इसके ऊपर आ गया, सोइल के ऊपर आ गया, क्योंकि हमने सोइल के अंदर और पानी ऐड किया, तो पानी जो है सोइल के ऊपर आ गया है। तो अगर मैं बोलता हूं कि पहले सोइल का वॉल्यूम ये था वीटी, अब पानी डालने के बाद पानी का लेवल ये हो गया जितना हमने एक्स्ट्रा पानी डाला, अब सोइल का टोटल वॉल्यूम ये है। तो ये जो एक्स्ट्रा पानी आपने कंसीडर किया,
जिसको आपने कंसीडर कर लिया कि नाउ दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, तो ये जो एक्स्ट्रा पानी है ये भी तो किसमें मानेंगे आप, वॉइड्स में मानेंगे। इसका मतलब अब आप क्या बोल रहे हैं कि सर ये जो वॉल्यूम है अब बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है वाटर कंटेंट ऐड करने से, बट ये एक्स्ट्रा पानी जो आया है ये हमने एक्स्ट्रा वॉइड्स को कंसीडर करके बताया है, ये हमने सोल के एक्स्ट्रा वर्ड्स को कंसीडर करके बताया है। यानी इसका मतलब ये हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर अगर मैं और वाटर कंटेंट इंक्रीज करता हूं माय फ्रेंड, तो सोइल का टोटल वॉल्यूम भी क्या करने को देखने को मिल रहा है, इंक्रीज। तो जैसे जैसे मैं सोइल का अब वाटर कंटेंट इंक्रीज करता जाऊंगा, सोइल के वॉल्यूम में भी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। जैसे जैसे वाटर कंटेंट बढ़ाओगे वैसे वैसे ही आपको सोइल का वॉल्यूम देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है वाटर कंटेंट एंड वॉल्यूम ऑफ सोइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहां से हमारी जो कर्व है वो कुछ इस तरीके से चलना शुरू कर देती है कि जैसे जैसे हम वाटर कंटेंट इंक्रीज करते गए सोइल का वॉल्यूम भी इंक्रीज करता गया। बट यहां तक वाटर कंटेंट तक सोइल के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। इसके बाद अगर हम बोले तो सोइल का वाटर कंटेंट इंक्रीज करेगा तो सोइल का वॉल्यूम भी यहां पर इंक्रीज करेगा। और अगर यहां पर सोइल का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है वाटर कंटेंट इंक्रीज होने से, तो यहां पर आप देखिएगा, तो यहां पर आप बोलेंगे कि सर क्या यहां पर भी हम सोइल को सैचुरेटेड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो इसको एक नाम दिया गया है, नोमेनक्लेचर है, इसको बोला गया है सुपर सैचुरेशन। बस एक नाम है बच्चे, वैसे तो यहाँ पर भी सोइल सैचुरेटेड ही है, जस्ट हमने यहाँ पर इसको नाम दिया है। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, इस केस में इसका डायग्राम कैसा बनेगा, तो डायग्राम विल बी लाइक दिस। तो पहले आपके पास सोइल का वॉल्यूम ये था, पहले आपके पास सोइल का वॉल्यूम ये था, नाउ द वॉल्यूम ऑफ सोइल इंक्रीज्ड माय फ्रेंड। पहले सोइल का वॉल्यूम ये था, नाउ द वॉल्यूम ऑफ सोइल इंक्रीज्ड। अब वॉल्यूम ऑफ सोइल क्या कर गया बच्चे, इंक्रीज कर गया। और जब वॉल्यूम ऑफ सोइल इंक्रीज कर गया है तो ये जो एक्स्ट्रा पानी आया है ये भी किस में आया है, वॉइड्स में। हमने मान लिया कि वॉइड्स ज्यादा है तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल भी बढ़ गया है। दिस इज द वीटी डैश। तो वीटी डैश जो है आपका वो वीटी से ज्यादा है, ठीक है। बट हम इसको भी क्या बोलेंगे, दिस इज ऑल्सो द वॉल्यूम ऑफ सोइल। ये भी हमारा क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सोइल, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पानी डाला है वो भी किस में आ रहा है, वॉइड्स में आ रहा है। इस स्टेज में भी सोइल की वॉइड्स पूरी तरह से पानी से फिल है, यहाँ पर भी सोइल की वॉइड्स पूरी तरह से पानी से फिल है। तो यहाँ पर हमने नाम दिया है सैचुरेशन, सैचुरेशन जस्ट सैचुरेट हुई है सोइल। यहाँ पर इसको बोल देते हैं सुपर सैचुरेशन। इसको हमने क्या नाम दे दिया, सुपर सैचुरेशन, की सोइल सुपर सैचुरेटेड स्टेज में आ गई है। अगर वर्ड आया कि सोइल सुपर सैचुरेटेड स्टेज में आ चुकी है, इट मींस आपसे पूछेगा क्या डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% से ज्यादा हो गई है। अगर सोइल सुपर सैचुरेटेड स्टेज में है तो क्या डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% से ज्यादा हो गई, नहीं। डिग्री ऑफ सैचुरेशन तो 100% ही है, बिकॉज डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वॉटर से ज्यादा है, नहीं। वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर से ज्यादा नहीं है। हमने एक्स्ट्रा वर्ड जो कंसीडर किया है उसमें ही वॉल्यूम ऑफ वाटर है, तो जितना वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स है उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर है। तो एस इक्वल टू 1 स्टार मार्क किया है, इसका मतलब ये नहीं कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 से ज्यादा हो गया है ना, बस इसको हमने नाम दिया सुपर सैचुरेशन, क्योंकि यहाँ पर सोइल का ओरिजिनल वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम आ गया है, ठीक है। इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। तो यहां पर आप ध्यान देखिएगा, तो जैसे जैसे हम सोइल में वाटर कंटेंट इंक्रीज करेंगे माय फ्रेंड, तो सोइल का वॉल्यूम ऑफ सोइल भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर आप देखो, जैसे मैंने लिमिट्स की बात करी थी कि अलग अलग वाटर कंटेंट पर अटरबर्ग ने अलग अलग ऑब्जर्वेशन की है और वो अपने को बताया। तो ये यहाँ पर अटरबर्ग ये बोलते हैं कि अगर आपके सोइल के अंदर ये वाला वाटर कंटेंट आया जिसको नाम दिया हमने डब्ल्यूपी, डब्ल्यूपी, तो ये वो वाटर कंटेंट है माय फ्रेंड। डब्ल्यूपी इज द प्लास्टिक लिमिट, डब्ल्यूपी को बोला है प्लास्टिक लिमिट। ये वो वाटर कंटेंट होता है जिसपे सोइल अब प्लास्टिक स्टेज में आ जाएगी। प्लास्टिक लिमिट, डब्ल्यूपी क्या है, प्लास्टिक लिमिट। अगर सोइल का वाटर कंटेंट डब्ल्यूपी है तो मतलब अब सोइल में प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेगी। इसका मतलब अब सोइल में आप पानी डालते जाओगे तो सोइल में आप सोइल को डिफॉर्म कर सकते हैं, अलग अलग मोल्ड बना सकते हैं सोइल के। अगर आपने पानी और भी ज्यादा डाल दिया, एक लिमिट से ज्यादा डाल दिया, तो अगर आपकी सोइल में ये वाला वाटर कंटेंट आ गया WL, जिसको नाम दिया है लिक्विड लिमिट, तो अगर सोइल के अंदर वाटर कंटेंट उसकी लिक्विड लिमिट पे चला गया है, अब सोइल लिक्विड की तरफ फ्लो करना शुरू कर देती है। तो यहां पर एक वर्ड है WL जिसको हमने नाम दिया है लिक्विड लिमिट। हमने तो नहीं, अटरबर्ग ने ही अपने को बताया है, अटरबर्ग लिमिट्स भी बोल देते हैं इनको, लिक्विड लिमिट्स। तो यहां पर हम बोलेंगे लिक्विड लिमिट्स, क्लियर है, लिक्विड लिमिट्स। तो मैं बोल क्या रहा हूं कि अगर यहां पर देखो कंसिस्टेंसी स्टेजेस के लिए मैं बता रहा हूं, अगर सोइल का वाटर कंटेंट लिक्विड लिमिट से ज्यादा है तो इसका मतलब यहां पर सोइल किसकी तरह बिहेव कर रही है, लिक्विड की तरह। तो यहां पर सोइल की जो करेक्टरिस्टिक्स होंगी वो कुछ लिक्विड की तरह देखने को मिलेगी, तो इसको हमने बोला दिस इज द लिक्विड स्टेज। अगर सोइल का वाटर कंटेंट माय फ्रेंड प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट के बीच में है,
यहाँ पर अगर हम बोलें कि सोइल इस स्टेज के अंदर है, इस वाटर कंटेंट में जो सोइल है वो प्लास्टिक करेक्टरिस्टिक्स पोजेस करती है, तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि सोइल के अंदर क्या है, प्लास्टिसिटी है, प्लास्टिक स्टेज। अगर वाटर कंटेंट WP से भी कम है तो सोइल अब बिहेव करेगी सेमी सॉलिड। और अगर हम बात करें कि सेमी सॉलिड है, अगर सिंकेज लिमिट से भी कम पानी हो गया तो यहाँ पर सोइल बिहेव करेगी सॉलिड की तरह। समझने के लिए, इस चीज को समझने के लिए हम इसको इस तरीके से समझते हैं ताकि हमें चीजें समझ आ जाए कि मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में सोइल के पास वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा था, इतना ज्यादा कि सोइल लिक्विड की तरह बिहेव कर रही थी, लिक्विड की तरह फ्लो करना शुरू कर दिया सोइल ने। स्टार्टिंग में पानी बहुत ज्यादा था, हम क्या कर रहे हैं, पानी को कम कर रहे हैं, और जैसे जैसे वाटर कंटेंट कम करेंगे सोइल का वॉल्यूम भी कम होता जाएगा। तो ग्राफ इस तरफ आ रहा है, जैसे जैसे हम सोइल का वाटर कंटेंट कम करेंगे सोइल का वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। तो एक ऐसा वाटर कंटेंट आया, इस वाटर कंटेंट के बाद सोइल ने अपना बिहेवियर चेंज कर दिया। पहले सोइल लिक्विड की तरह बिहेव कर रही थी, इस वाटर कंटेंट के बाद सोइल ने बिहेवियर चेंज किया, अब वो लिक्विड की तरह बिहेव नहीं करेगी, लिक्विड की तरह फ्लो नहीं करेगी, अब वो प्लास्टिकसिटी उसके अंदर आ गई है। अब आप उसको डिफॉर्म करेंगे, किसी भी शेप में डिफॉर्म कर सकते हैं, तो अब उसके अंदर प्लास्टिसिटी इंट्रोड्यूस हो गई है। तो इस वाटर कंटेंट का आप बोल सकते हैं कि ये वो वाटर कंटेंट है जिसमें सोइल लिक्विड स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी से प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी में एंटर कर गई है। तो दिस इंटरफेस, दिस वाटर कंटेंट इज नोन एज द लिक्विड लिमिट। अगर आप वाटर कंटेंट इंक्रीज कर रहे हैं तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं, द वाटर कंटेंट एट विच सोइल चेंज इट्स कंसिस्टेंसी स्टेज फ्रॉम प्लास्टिक स्टेज टू लिक्विड स्टेज। तो अगर सॉइल प्लास्टिक से लिक्विड में गई है इस वाटर कंटेंट के ऊपर, तो ये जो वाटर कंटेंट है इसको हम बोलेंगे लिक्विड लिमिट। बात समझ आई? तो यहां पर अब सॉइल प्लास्टिक स्टेज में आ गई है। फिर अगर मैं धीरे धीरे फिर से वाटर कंटेंट को कम करता गया, धीरे धीरे फिर से मैं वाटर कंटेंट को कम करता गया, तो यहां पर फिर से, यहां पर प्लास्टिक स्टेज ऐसा नहीं है कि अब पूरे वाटर कंटेंट तक आपको प्लास्टिसिटी मिलेगी, ये भी कुछ ही रेंज में मिलती है। तो यहां पर एक लिमिट है जिसको बोला प्लास्टिक लिमिट। अगर सोइल का वाटर कंटेंट प्लास्टिक लिमिट से कम हो गया हल्का सा भी, तो अब सोइल की करेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएगी, अब सोइल प्लास्टिसिटी की तरह बिहेव करेगी नहीं। तो प्लास्टिक स्टेज से सेमी सॉलिड स्टेज में वो एंटर कर रही है इस वाटर कंटेंट में, इसको नाम दिया हमने प्लास्टिक लिमिट। दिस इज द प्लास्टिक लिमिट, इसको क्या नाम दे देंगे, प्लास्टिक लिमिट। उसके बाद सोइल स्टेज चेंज करिए, अपनी कंसिस्टेंसी स्टेज सेमी सॉलिड स्टेज से वो एंटर कर गई है सॉलिड स्टेज में। तो सेमी सॉलिड से सॉलिड स्टेज में जैसे एंटर किया, इसको हम बोल देंगे श्रिंकेज लिमिट। इसको हम क्या बोल देंगे, श्रिंकेज लिमिट। तो एग्जाम में आपसे क्या पूछता है कि व्हाट इज श्रिंकेज लिमिट, तो आप क्या बोलेंगे, ये वो वाटर कंटेंट है जिसपे सोइल जस्ट सैचुरेट हुई है। अगर आपसे पूछता है व्हाट इज प्लास्टिक लिमिट, आप बोल देंगे कि सर ये वो वाटर कंटेंट है जिसमें सोइल सेमी सॉलिड स्टेज से प्लास्टिक स्टेज में चली गई, या प्लास्टिक स्टेज से सेमी सॉलिड स्टेज में आई, उस वाटर कंटेंट को क्या बोल रहे हैं, प्लास्टिक लिमिट। ये इसको डिफाइन करने का दूसरा भी तरीका एक्सपेरिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अब मैं आगे जाके बताऊंगा कि जिसमें हम थ्रेड वगैरह बनाते हैं 3 mm का डायगा, तो क्रैक्स वगैरह अपीयर नहीं होते, दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन कि कैसे हम प्लास्टिक लिमिट डिटरमाइन करते हैं, टेस्ट कैसे करते हैं। उसके बाद अगर हम लिक्विड लिमिट की बात करेंगे, तो लिक्विड लिमिट में आप क्या बोलेंगे कि सर ये वो वाटर कंटेंट है जिसमें सोइल प्लास्टिक स्टेज से लिक्विड स्टेज में गई, या लिक्विड स्टेज से प्लास्टिक स्टेज में आ रही है, दैट वाटर कंटेंट इज नोन एज द लिक्विड लिमिट। अगेन टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, वो कैसे करेंगे दैट आई विल टेल यू। ठीक है, तो जैसे जैसे हम वाटर कंटेंट कम करते जा रहे हैं माय फ्रेंड, तो ग्राफ हमें ऐसा मिल रहा है। नाउ प्लास्टिक लिमिट पर जब सोइल की लिमिट, वाटर कंटेंट सोइल का प्लास्टिक लिमिट के इक्वल आ गया, एट दिस प्लास्टिक लिमिट, एट दिस प्लास्टिक लिमिट द वॉल्यूम of the soil at this plastic limit, the volume of the soil is known as the volume at the plastic limit. Vp is the volume at the plastic limit, volume at plastic limit। Vp को क्या नाम दे रहे हैं, volume at plastic limit। the volume at the liquid limit VL, उसको हमने नाम दे दिया VL। तो अगर सोइल का वाटर कंटेंट उसकी लिक्विड लिमिट के इक्वल है, तो उस केस में जो उसका वॉल्यूम होगा उसको नाम दिया VL, वॉल्यूम एट लिक्विड लिमिट, वॉल्यूम एट लिक्विड लिमिट, उसको क्या नाम दे देंगे, वॉल्यूम एट लिक्विड लिमिट। तो यहां पर दो तीन टर्म्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है। हाँ, तो वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स इंक्रीज होगा, बिल्कुल सही है E2। S इक्वल टू 1 स्टार आपने बोला, अगर सर S 1 स्टार के इक्वल है तो वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स बढ़ेगा, तो क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं बढ़ रहा है? अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर भी बढ़ रहा है तो क्या आप ये बोल रहे हैं कि सर अगर S की वैल्यू 1 स्टार के इक्वल है, तो क्या आप ये बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ वर्ड? इज इट पॉसिबल? अगर S 1 स्टार के इक्वल है, इज इट पॉसिबल दैट वॉल्यूम ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स? टेल मी यस और नो। No, if volume of water is not equal to volume of words, that means volume of water equal to volume of words. It is sure. That means S equal to 1.
सो हमने S इक्वल टू 1 स्टार बताया है इसलिए कि अगर आपने इस WS से ज्यादा वाटर कंटेंट बढ़ाया तो सोइल का टोटल वॉल्यूम जो ओरिजिनल था वो भी बढ़ जाएगा। तो ये 1 स्टार बताने का तरीका है, बस समझाने का तरीका है। और है तो यहाँ पर भी सोइल सैचुरेटेड है, यहाँ पर भी सोइल सैचुरेटेड। तो यहां से लेके यहां तक की जो स्टेज है, इसमें आपका जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है, या हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर जो सोइल है वो सुपर सैचुरेटेड स्टेज में है। और जब श्रिंकेज लिमिट के केस में यहाँ पर सोइल किस में है, यहाँ पर सोइल जस्ट सैचुरेट हुई है। तो यहाँ पर S इक्वल टू 1 है, और इस WS से आगे आपको मिलेगा S इक्वल टू 1 स्टार। बट यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर भी सोइल सैचुरेटेड है, यहाँ पर भी सोइल सैचुरेटेड है एट दिस वाटर कंटेंट। इससे पहले नहीं बोल रहा हूँ, इसी वाटर कंटेंट पे बोल रहा हूँ कि सोइल सैचुरेटेड है, जस्ट सैचुरेट हुई है। इसके आगे भी सोइल सैचुरेटेड है, बट हमने बस नाम दे दिया क्योंकि आगे जाकर सोइल का वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो हमने बस बोल दिया कि नाउ द सोइल इज इन सुपर सैचुरेटेड स्टेज। जस्ट हमने बस उसको नाम दिया है समझाने के लिए, समझने के लिए। ठीक है, तो यहां तक की डिस्कशन आपको समझ आ गई है। ये जो लिमिट्स की हम बात कर रहे हैं कि कंसिस्टेंसी ऑफ सोइल, कंसिस्टेंसी स्टेज अब आपको समझ आ गया। अब मेरे को आंसर दीजिएगा। जैसे जैसे सोइल का वाटर, ध्यान से आंसर देना, क्वेश्चन सुना। जैसे जैसे सोइल का वाटर कंटेंट कम कर रहा हूं तो मैं लिक्विड से प्लास्टिक, प्लास्टिक से सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड से सॉलिड स्टेज की तरफ आ रहा हूं। तो जैसे जैसे मैं सोइल का, माय फ्रेंड, वाटर कंटेंट, जैसे जैसे सोइल का मैं वाटर कंटेंट क्या कर रहा हूं, जैसे जैसे सोइल का मैं वाटर कंटेंट क्या कर रहा हूं, डिक्रीज कर रहा हूं, तो क्या सोइल की स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी? कमेंट कीजिएगा। अगर हम इस तरफ मूव करते हैं, अगर हम इस तरफ मूव करते हैं यानी सोइल का, अगर हम वाटर कंटेंट क्या करें, डिक्रीज करते हैं, तो मुझे आंसर दीजिएगा सोइल की स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी चाहिए, डिक्रीज करनी चाहिए? बिल्कुल सही बात है फ्रेंड। तो सोइल की स्ट्रेंथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। सोइल की स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी। तो यहां पर जैसे जैसे हम इस तरफ जाएंगे तो सोइल की जो स्ट्रेंथ है माय फ्रेंड, सोइल की जो स्ट्रेंथ है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। द स्ट्रेंथ ऑफ सोइल इंक्रीज, स्ट्रेंथ इंक्रीज। ठीक है, अपोजिट भी बोल सकते हैं सर, अगर हम इस तरफ वाटर करंट बढ़ाते जा रहे हैं तो सोइल की स्ट्रेंथ क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। स्ट्रेंथ को बताने का एक और पैरामीटर है डिग्री ऑफ फर्मनेस। स्ट्रेंथ को हम ऐसे बता सकते हैं डिग्री ऑफ फर्मनेस। तो अब स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी, स्लैश डाल के हम ये भी बोल सकते हैं कि इसका जो डिग्री ऑफ फर्मनेस है, इसका जो डिग्री ऑफ फर्मनेस है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। डिग्री ऑफ फर्मनेस भी इसका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। दैट हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इसका डिग्री ऑफ फर्मनेस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर है? तो अब मैं आपसे अगर क्वेश्चन करूं कि भाई कंसिस्टेंसी जो वर्ड है इससे आप समझे क्या, तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? कंसिस्टेंसी ऑफ सोइल आप पढ़ तो रहे हैं, आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे इस पूरी कहानी को समझने के बाद? तो आप ये बोल सकते हैं कि सर कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंसी इज द मीन्स, यू कैन से कि कितने इजिली हमारी सोइल डिफॉर्म हो जा रही है रिलेटिवली। इट इज द रिलेटिव ईज विद विच सोइल कैन बी डिफॉर्म। कितनी इजिली हमारी सोइल जो है वो डिफॉर्म हो जा रही है। अगर हमारी सोइल बिल्कुल इजिली डिफॉर्म हो जा रही है तो वो सोइल इस स्टेज में है। अगर सोइल डिफॉर्म नहीं हो रही है बहुत इजिली तो सोइल सेमी सॉलिड या सॉलिड स्टेज में होगी। तो कितनी इजिली हमारी सोइल क्या कर जा रही है, डिफॉर्म हो जा रही है, अपनी पोजीशन को चेंज कर दे रही है, तो उसी को हम बोलते हैं सोइल की कंसिस्टेंसी स्टेज। अगर मैं बोलता हूँ सोइल आपकी बहुत इजिली से डिफॉर्म हो जा रही है, मतलब सोइल में पानी बहुत ज्यादा है, सोइल की स्ट्रेंथ बहुत कम है, सोइल की कंसिस्टेंसी लिमिट बहुत कम है, तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि सोइल लिक्विड स्टेज के अंदर है। कंसिस्टेंसी इंडेक्स आगे जाके पढ़ेंगे। तो अगर सोइल इजिली डिफॉर्म नहीं हो रही है, मतलब सोइल आपकी सेमी सॉलिड या सॉलिड स्टेज के अंदर है, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इट इज द रिलेटिव ईज विद विच सोइल कैन बी डिफॉर्म्ड। राइट, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, कितनी इजिली आपकी सोइल क्या हो सकती है, डिफॉर्म हो सकती है। बट यहां पर कंसिस्टेंसी जो वर्ड है माय फ्रेंड, कंसिस्टेंसी आपको किस चीज का इंडिकेशन देता है, आप इसको कमेंट करके बताइएगा। कंसिस्टेंसी अगर मैं बोलूं कि सोइल इस स्टेज में है, सोइल इस स्टेज में है, इस स्टेज में, इस स्टेज में, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, आप अगर ये चेक करें कि हमारी सोइल अभी इस स्टेज में है या इस स्टेज में है या इस स्टेज में है, तो आप कौन सा पैरामीटर निकाल रहे हैं? तो बेसिकली कंसिस्टेंसी जो स्टेजेस हैं आपको किस पैरामीटर की जानकारी दे रही है, हमें वो देखना है। तो ये जो कंसिस्टेंसी है, ये जो स्टेजेस है, हमें जानकारी दे रही है उसकी डिग्री ऑफ फर्मनेस की। अगर हमारी सोइल फील्ड के अंदर साइट पे सॉलिड स्टेज में है, इट मींस वी आर श्योर कि ये जो सोइल होगी इसका डिग्री ऑफ फर्मनेस ज्यादा है, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। अगर साइट पे सोइल प्लास्टिक स्टेज में है या लिक्विड स्टेज में, इट मींस इसका डिग्री ऑफ फर्मनेस कंपैरेटिवली कम होगा, काफी कम डिग्री ऑफ फर्मनेस कम होगा, उसकी स्ट्रेंथ भी कम होगी। क्लियर है पॉइंट? हमें तो हमें इस चीज के बारे में जो कंसिस्टेंसी स्टेजेस हैं या कंसिस्टेंसी जो लिमिट्स है, कंसिस्टेंसी स्टेजेस, कंसिस्टेंसी जो वर्ड है बेसिकली इंडिकेट करता है किसके बारे में, डिग्री ऑफ फर्मनेस के बारे में, डिग्री ऑफ फर्मनेस के बारे में इंडिकेट करता है।
अच्छा, ये जो आपकी कंसिस्टेंसी की अगर हम बात करें, जो डिग्री ऑफ फर्मनेस के बारे में रिलेट करता है, डिग्री ऑफ फर्मनेस को इंडिकेट करता है, इस कंसिस्टेंसी को रिलेट किस पैरामीटर से करोगे? वाटर कंटेंट के साथ। कंसिस्टेंसी सोल की किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है? मॉइस्चर कंटेंट, वाटर कंटेंट के रिस्पेक्ट में इस पैरामीटर की, ये जो पैरामीटर है कंसिस्टेंसी, वो चेंज हो रही है। मेरी बात यहां पर खत्म हो जाती है। ये जो मैंने लिमिट्स बताई, ये आटरबर्ग्स ने बताई है, इसलिए इसको आटरबर्ग्स लिमिट भी बोल देते हैं। यहां तक की डिस्कशन में किसी को कोई डाउट हो? जितना भी मैंने आपको बताया है, जो भी मैंने आपको सिखाया है, यहां तक की डिस्कशन में किसी को भी कोई पॉइंट समझना हो तो हम रिपीट कर सकते हैं। बताइएगा आप लोग। यस, एमडी, बिल्कुल आपने आंसर बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर दिया है कि जैसे जैसे सोil का वाटर कंटेंट कम होगा, उसका डिग्री ऑफ फर्मनेस इंक्रीज होगा, क्योंकि लोड कौन कैरी करेगा? सॉलिड्स कैरी करेंगे। बिल्कुल सही है। ऑल क्लियर? सबको यहां तक सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए? ओके, अब हम लिख लेते हैं इस पैरामीटर के बारे में, और इसमें से क्या क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है, अब मैं वो लिखवा रहा हूं। आप हेडिंग आपने लिखी हुई है बस, कंसिस्टेंसी ऑफ सोइल। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसके अंदर, माय फ्रेंड, दिस टर्म इज यूज्ड ओनली फॉर फाइन ग्रेन सोइल। दिस टर्म इज यूज्ड, फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, दिस टर्म इज यूज्ड, दिस टर्म इज यूज्ड ओनली फॉर फाइन ग्रेन सोइल। दिस टर्म इज यूज्ड ओनली फॉर फाइन ग्रेन सोइल। दिस टर्म इज यूज्ड ओनली फॉर फाइन ग्रेन सोइल। नेक्स्ट में लिखिएगा। अच्छा, इसी में कॉमा डाल के लिख लो, इसे मैं कंटिन्यू करके लिखा देता हूं। दिस टर्म इज यूज्ड ओनली फॉर फाइन ग्रेन सोइल, कॉमा डाल के लिखिएगा। एज इट डिनोट्स, एज इट डिनोट्स, डिनोट्स स्लैश डाल के लिखो, इंडिकेट, एज इट डिनोट्स स्लैश इंडिकेट डिग्री ऑफ फर्मनेस ऑफ द सोइल, डिग्री ऑफ फर्मनेस ऑफ द सोइल, डिग्री ऑफ फर्मनेस ऑफ द सोइल। और डिग्री ऑफ फर्मनेस को बताते कैसे हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कि हमने ये तो बोल दिया कि सोइल का डिग्री ऑफ फर्मनेस ज्यादा है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अगर मैं बोलूं कि सोइल का डिग्री ऑफ फर्मनेस कम है, तो क्या समझ आएगा? कैसे बताएंगे कि सोइल लिक्विड स्टेज में है या प्लास्टिक स्टेज में है? अगर मैंने बोला कि सोइल का डिग्री ऑफ फर्मनेस ज्यादा है, तो कैसे बताएंगे कि सर सॉलिड स्टेज में है या वो सेमी सॉलिड में? तो डिग्री ऑफ फर्मनेस को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सॉफ्ट, स्टिफ, हार्ड, इन टर्म्स में, कि हमारी सोइल लिक्विड है, हमारी सोइल वेरी सॉफ्ट है, हमारी सोइल सॉफ्ट है। इस तरीके से हम बताते हैं, जो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली किस नाम से बताएंगे और क्या कौन सा पैरामीटर जो हमारी हेल्प करेगा। अभी के लिए आप इतना लिखिएगा, अभी आपने जो लिखा है, एज इट डिनोट्स और इंडिकेट द डिग्री ऑफ फर्मनेस ऑफ द सोइल which may be represented as, which may be represented as, which may be represented as soft, stiff और hard, soft, stiff और hard, soft, stiff और hard, full stop। next point, second point, consistency is, consistency is meant, consistency is meant, the relative is, the relative is, the relative is with which soil can be deformed, with which soil can be deformed। ठीक है, कहने का मतलब है कंसिस्टेंसी को समझने के लिए हम उसको कैसे समझ रहे हैं कि हम सोइल को कितने आसानी से डिफॉर्म कर पा रहे हैं। कंसिस्टेंसी इज मीन्ड द रिलेटिव ईज विद विच सोइल कैन बी डिफॉर्म्ड। कहने का मतलब है कंसिस्टेंसी को समझने के लिए हम ऐसे समझ रहे हैं कि हम सोइल को कितनी इजिली डिफॉर्म कर पा रहे हैं। माय फ्रेंड, अगर हम सोइल को इजिली डिफॉर्म कर पा रहे हैं, इट मीन्स वो लिक्विड स्टेज में है। अगर हम उसको इजिली डिफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो वो आपकी सॉलिड स्टेज में। तो कंसिस्टेंसी को समझने के लिए हम उसको डिफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं। ठीक है, वैसे जो कंसिस्टेंसी वर्ड है, ये फाइन ग्रेन सोइल के लिए है, जिसमें ये पता लगा है, वाटरबर्ग ने एनालाइज किया है कि अगर हम सोइल का वाटर कंटेंट चेंज करें तो सोइल की कैरेक्टरिस्टिक्स, सोइल का बिहेवियर चेंज हो जाता है।
कोर्स ग्रेन में नहीं होता है, फाइन ग्रेन में होता है। ऑब्जर्वेशन फाइन ग्रेन में देखने को मिला है, फाइन ग्रेन में सोल की प्रॉपर्टीज चेंज होती है। तो अटरबर्ग ने एनालाइज किया, इस वाटर, ऐसे ऐसे वाटर ग्रेन मिलेंगे, इन पे सोल की कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएंगी, तो इसलिए इसको हमने अटरबर्ग लिमिट भी बोल दिया है। ठीक है, नेक्स्ट में लिखिएगा थर्ड पॉइंट। अटरबर्ग, अटरबर्ग की स्पेलिंग लिख चुका मैं। अटरबर्ग एनालाइज्ड, अटरबर्ग एनालाइज्ड, अटरबर्ग एनालाइज्ड द कंसिस्टेंसी ऑफ सोइल, Atterberg analyzed the consistency of soil. Atterberg analyzed the consistency of soil in four stages. In four stages. Atterberg analyzed the consistency of soil in four stages. चार स्टेजेस में अटरबर्ग ने एनालाइज किया है सोइल की कंसिस्टेंसी को। लिख लो स्टेजेस के नाम, सॉलिड स्टेज, सेमी सेकंड, सेमी सॉलिड, थर्ड प्लास्टिक, फोर्थ लिक्विड। उसके बाद आप ये वाला डायग्राम बनाएंगे, सिर्फ ये वाला जो कर्व है। अच्छा, ये जो कर्व है ये पूछता है एग्जाम के अंदर, ये पूछता है कि भाई जो आपने एक कर्व बनाई जिसमें आप ये बता रहे हैं कि सर ये सोइल की कंसिस्टेंसी को बता रहा है, तो इस कर्व को क्या नाम देंगे? कंसिस्टेंसी कर्व। और क्या बोलेंगे इसको? द कर्व इज नोन एज द कंसिस्टेंसी कर्व। कंसिस्टेंसी कर्व, इस कर्व को क्या नाम दिया गया है? कंसिस्टेंसी कर्व। किसने डिफाइन किया? अटरबर्ग ने बताया। तो दिस कर्व इज कंसिस्टेंसी कर्व, जो किस चीज का इंडिकेशन देती है? कंसिस्टेंसी के बारे में बताता है। और क्या कंसिस्टेंसी स्टेज डायरेक्टली स्ट्रेंथ के बारे में बता रही है? इनडायरेक्टली बता रही है, डायरेक्टली नहीं बताते। बेसिकली कंसिस्टेंसी इज रिलेटेड टू दीज स्टेजेस, और यहां से हम आइडिया लगाते हैं स्ट्रेंथ के बारे में। तो डायरेक्टली स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बताती है बच्चे, वो इनडायरेक्टली स्ट्रेंथ के बारे में बता रही है। कंसिस्टेंसी तो डायरेक्टली ये बताता है कि लिक्विड स्टेज है, प्लास्टिक स्टेज है, सेमी सॉलिड स्टेज है। यहां से आइडिया लगाते हैं कि अगर सेमी सॉलिड या सॉलिड है स्ट्रेंथ अच्छी है, लिक्विड है तो स्ट्रेंथ कम है। तो डायरेक्टली नहीं बताता, इनडायरेक्टली बताता है। ठीक है, वो मैं आपको याद रखना, ये पॉइंट इनडायरेक्टली स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। कंसिस्टेंसी इनडायरेक्टली हमें स्ट्रेंथ के बारे में बताता है, नॉट डायरेक्टली। एग्जाम में आता है, क्वेश्चन पूछा गया है, इनडायरेक्टली स्ट्रेंथ को बताता है। डायरेक्टली तो ये बताएगा कौन सी स्टेज में कितना इजीली आप डिफॉर्म कर पा रहे हैं। अगर इजीली डिफॉर्म कर पा रहे हैं तो लिक्विड स्टेज में, इजीली डिफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो सॉलिड स्टेज है। डायरेक्टली तो ये चीज बताती है। इनडायरेक्टली हम यहाँ से आइडिया लगाते हैं कि अगर लिक्विड स्टेज है तो स्ट्रेंथ कम मिलेगी, अगर सॉलिड स्टेज है तो स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा मिलेगी। कर्व बनाओ आराम से। और ये जो मैंने एरो बनाए हैं, ये वाले व्हाइट वाले एरो, ये क्या बताना चाह रहे हैं? ये क्या बता रहे हैं कि मैं वाटर को कम कर रहा हूं। और वाटर को कम करने का तरीका क्या है? वाटर को कम करने का तरीका क्या है? ड्राइंग, ओवन ड्राइंग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये ड्राइंग है हमारी, हम पानी को कम कर रहे हैं, तो ड्राइंग ऑफ सोइल। जैसे जैसे हम सोइल को ड्राई करते हैं तो यहाँ पर अलग अलग स्टेजेस देखने को मिलेंगे। ये वाला डायग्राम बनाने के बाद जब आप ये कंसिस्टेंसी कर्व बना लेंगे, इसके बाद आप ये तीनों डायग्राम बनाएंगे। ये वाले फेज डायग्राम अलग अलग है, पहले ये बनाएंगे, फिर बीच में ये वाला, थर्ड नंबर पे ये वाला। मैं लिख भी देता हूँ, ये पहले नंबर पे बनाएंगे, बीच में सेकंड नंबर पे ये वाला, और थर्ड पे ये वाला। जिसमें बताएंगे कि यहाँ सर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 है, यहाँ डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 है, यहाँ डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 स्टार है। फिर आप ये तीन डायग्राम बनाएंगे।
ओके, आप ये दोनों डायग्राम बना चुके हैं, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं, ये हमने जो कर्व बनाई है इस तरीके से होगा कि जैसे जैसे वाटर करंट बढ़े इंक्रीज करते जाएंगे, डब्ल्यू इक्वल टू जीरो से डब्ल्यू एस तक पहुंचेंगे तो सारी वर्ड्स में पानी फिल हो गया है, उसके बाद वॉल्यूम इंक्रीज ही करेगा। ये एक हमारी एजम्पशंस होती है कि हम सोइल को एक आइडियल बिहेवियर कंसीडर करके चलते हैं। आइडियल बिहेवियर की हम सोइल को मान के चलते हैं कि सोइल होमोजीनस है, सोइल आइसोट्रोपिक है, सोइल में पानी पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना, एक आइडियल बिहेवियर एज्यूम करके चलते हैं। बट क्योंकि प्रैक्टिकली सोइल होमोजीनस नहीं होती है, हेट्रोजीनस होती है, और प्रैक्टिकली जब हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, टेस्ट परफॉर्म में भी ह्यूमन एरर्स इन्वॉल्व होते हैं, सम इक्विपमेंट एरर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, तो इसी वजह से स्लाइट डेविएशन भी आपको इस कर्व में देखने को मिलेगा। और उस डेविएशन को मैं इस मार्कर से दिखा रहा हूं ताकि आपको डेविएशन क्लियर हो जाए। तो जब हम सॉइल की ड्राइंग करते हैं तो एक्चुअली में जो कर्व देखने को मिलती है वो कुछ इस तरीके की आती है। एक्चुअल में आपको कर्व इस तरीके की मिलती है, स्लाइट डेविएशन, ज्यादा डेविएशन नहीं आता है, दिस इज स्लाइट डेविएशन। तो एक्चुअल कर्व ऐसे आती है ऑन ड्राइंग, एक्चुअल कर्व ऑन ड्राइंग, एक्चुअल कर्व ऑन ड्राइंग। तो ये हमारी एज्यूम्ड कर्व है जो हमने स्ट्रेट लाइन माना है, क्योंकि हमने सोल को आइडियली एज्यूम किया है कि वो हमारी होमोजीनियस है, आइसोट्रोपिक और वाटर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। प्रैक्टिकली इक्विपमेंट एरर्स है, ह्यूमन एरर्स इन्वॉल्व है, हेट्रोजीनियस सोइल है, इस वजह से आपको यहां पर क्या देखने को मिलेगा, डेविएशन देखने को मिलेगा। बट डेविएशन ज्यादा नहीं होता माय फ्रेंड, बहुत ही कम डेविएशन होता है, राइट। तो अगर आपसे पूछ ले इंटरव्यू वगैरह के अंदर तो आप बता सकते हैं कि सर देयर इज अ डिफरेंस, कि जब हम थ्योरेटिकली बातें करते हैं तो हमारी जम्पशंस ये रहती है, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिकली एरर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो इसी वजह से ये डेविएशंस देखने को मिलेगा। क्लियर, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो वहां से भी आंसर दे सकते हैं। एक्चुअल कर्व ये आती है जब हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, बट थ्योरेटिकली हम इस चीज से आंसर दे रहे हैं। क्लियर, फिर हमें कौन सी कर्व समझिए, थ्योरेटिकल वाली फ्रेंड, कोई ज्यादा डेविएशन तो नहीं आता है। और ये चीज समझने बैठे तो कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, चीजों को आसान बनाने के लिए हमने क्या मान लिया कि भाई इसको स्ट्रेट मान के चलो, चीजें आसान हो जाएंगी हमारे लिए। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, इसी कर्व में एक पॉइंट और देखिएगा, इसी कर्व में एक पॉइंट और देखिएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ये कंसिस्टेंसी कर्व, ये स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब मैं अलग अलग पॉइंट्स पर अगर थीटा कंसीडर कर लेता हूं, मैंने एक थीटा यहां कंसीडर किया और अगर यहां पर कंसीडर करूंगा तो यहां पे क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा। मुझे इसका बैकग्राउंड चेंज करना पड़ेगा, आई थिंक ये मार्कर आपको जो है शो नहीं हो रहा होगा, है ना, तो इसका बैकग्राउंड चेंज करके देखते हैं। यस, नाउ आई थिंक इट इज गुड। यस, ओके, ये अब कोई बात नहीं, बस ये लाइन थीटा समझने के लिए मैंने ये बैकग्राउंड चेंज किया। ये जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन थी तो यहाँ पर अपने को थीटा क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। अगर थीटा सेम मिलेगा तो देखो क्या है कि ये जो आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉइल है एट लिक्विड लिमिट वी एल, और यहां पर आप बोलेंगे एक्स एक्सिस पे डब्ल्यू एल, तो वी एल बाई डब्ल्यू एल डी वाई बाई डी एक्स, स्लोप क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, कर्व का स्लोप आपके पास। तो आप बोल सकते हैं कि सर ये वाले वी एल माइनस का ये वाला वॉल्यूम, यहाँ पर कितना वॉल्यूम, जीरो, यहाँ वॉल्यूम कितना, जीरो, तो वी एल माइनस का जीरो इज इक्वल वी एल माइनस का जीरो, न्यूमरेटर में वी एल लिखा, जैसे वी एल डिवाइडेड बाई डब्ल्यू एल, या इसको ऐसे भी समझो, इसको ऐसे नहीं तो ऐसे समझो, ध्यान दीजिएगा। सिर्फ मैं बात कर रहा हूं इन दो पैरामीटर के बीच में, प्लास्टिक लिमिट लिक्विड लिमिट, वॉल्यूम एट लिक्विड लिक्विड लिमिट, वॉल्यूम एट प्लास्टिक लिमिट। तो ये हो जाएगा डीवाई, इसको क्या बोल देंगे, डीवाई, और इसको क्या बोल देंगे, डीएक्स। तो दिस इज द स्लोप। तो डीवाई बाई डीएक्स को मैं लिख सकता हूं, डीवाई बाई डीएक्स को लिख सकता हूं वी एल माइनस का वीपी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू एल माइनस का डब्ल्यू बी, यस और नो, यस। और यही स्लोप को मैं इक्वेट कर सकता हूं इसके साथ भी, दिस इज ऑल्सो द डीवाई, वीपी माइनस का वीटी, या वीटी से अच्छा भी, यहां पर जो मैंने टर्म लिखा है ना बच्चे वीटी, इस वीटी को चेंज करके हम लिख सकते हैं वॉल्यूम एट द श्रिंकेज लिमिट, वीएस। वीएस हमारा टर्म चेंज हो जाएगा, तो क्योंकि वीएस तो हमने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को डिफाइन किया हुआ है, इसको दूसरा नाम देना पड़ेगा। ओके, इसको मैं नाम दे रहा हूं वीडी, इसको मैं अभी मैं आपको क्लियर भी कर दूंगा टर्म, वीडी मैं इसको नाम दे रहा हूं फ्रेंड। क्या होता है सर वीडी, मैं बता दूं अभी, इसी को क्लियर कर देता हूं। आपने जो वीटी लिखा था उसको वीडी कर देते, लेकिन अभी मत करो, अभी सुन लो पहले कैसे कर रहा हूं, सुनो पहले। फर्स्ट स्टेज में मेरी सोइल ये थी, दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल। क्या मैं ये बोल सकता हूं दिस टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल इज इक्वल टू ड्राई वॉल्यूम ऑफ सोइल, यस वी कैन से। स्टार्टिंग में वाटर कंटेंट जीरो था, ड्राई सोइल है, अगर ड्राई सोइल है तो मतलब सोइल का टोटल वॉल्यूम को हम ड्राई वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैंने सोइल को सैचुरेट कर दिया, दिस द वाटर कंटेंट, यहाँ पर सोइल हमारी क्या हो गई है, सैचुरेट हो गई है। यहाँ पर सोइल के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, मतलब जब सोइल सैचुरेट हो गई है, यहाँ पर भी मैं वीटी को क्या लिख सकता हूँ, वीडी लिख सकता हूँ, इसमें भी कोई इश्यू नहीं है, यस और नो, क्योंकि यहाँ तक सोइल की वर्ड्स में कोई चेंज नहीं आया है। बट इसके बाद के वॉल्यूम को वीडी नहीं बोलेंगे, तो इसलिए मैंने क्या बोला कि ये आपका ड्राई वॉल्यूम है।
अब आप लिख सकते हैं कि सर ये VT इक्वल टू VD है, और यहाँ पर भी सर VT इक्वल टू VD है, तो यहाँ पर भी हम VD लिख सकते हैं। बस नाम दिया है कि VD इज द ड्राई वॉल्यूम, बट ये वॉल्यूम यहाँ से लेके W इज इक्वल टू 0 से लेके WS तक कॉन्स्टेंट ही रहेगा, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब देखो आप dy/dx इसके रिस्पेक्ट में बता सकते हैं, तो ये dy/dx इसके रिस्पेक्ट में भी लिखा जा सकता है, VP माइनस का VD डिवाइडेड बाय VP माइनस का VD डिवाइडेड बाय WP माइनस WS। तो आप dy/dx लिख सकते हैं, इसका स्लोप बता सकते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या देगा आपको, आपको इन पैरामीटर्स में एक दो पैरामीटर छुपा देगा, या कोई एक पैरामीटर छुपा देगा, बाकी सारे पैरामीटर दे देगा। तो आपसे पूछ लेगा कि बताओ अगर सोल का प्लास्टिक लिमिट ये है, सोल का लिक्विड लिमिट ये है, सोल का श्रिंकेज लिमिट ये है, VL और VP दे देगा, ये पूछ लेगा VD बताओ, या दो पैरामीटर पूछ के तीसरा पूछ लेगा, कुछ ऐसा चीजें पूछ लेता है एग्जाम के अंदर। तो आप इस कर्व से बता सकते हैं, स्ट्रेट लाइन वाली फिनोमिना से, dy/dx से। तो dy/dx हम यूज कर लेंगे अपने इस रिजल्ट को बताने के लिए कि वॉल्यूम एट द लिक्विड लिमिट क्या होगा, वॉल्यूम एट द प्लास्टिक लिमिट क्या होगा। तो हम इस कर्व की स्लोप का यूज करेंगे। क्लियर है यहाँ पे? तो कर्व की स्लोप क्या है, dy/dx, हम उसका यूज करेंगे। ये नोट कर लीजिएगा जल्दी से। और इस कंसिस्टेंसी कर्व की स्लोप क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, तो कर्व स्लोप इज कांस्टेंट, थीटा इज कांस्टेंट। थीटा जो है बच्चे वो क्या है, कांस्टेंट है ना। थीटा क्या है, कांस्टेंट। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए आपको, हर एक पॉइंट, हर एक कॉन्सेप्ट, एक एक वर्ड आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चंस बनने शुरू हो जाएंगे, और यहीं से चीजें समझ आ गई तो आपके सारे क्वेश्चन इजीली लगते रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है बच्चे, आगे चले। एक पॉइंट रह गया लिखना, वो नोट करके लिखेंगे आप। ये नोट कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, चलो ओके ओके ओके, नोट कर लो, पहले नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नोट कर लो इसको आराम से। हो गया, HB। ओके ओके, नो, अब नोट करके क्या लिखना है वो पॉइंट लिख देते हैं, लिख लीजिएगा प्लीज नोट करके। लिखो, कंसिस्टेंसी ऑफ द सोइल, कंसिस्टेंसी ऑफ द सोइल is related to its water content. Consistency of the soil is related to its water content. Consistency of the soil is related to its water content, and the water content at which and the water content at which soil passes from one stage of consistency, soil passes from one stage of consistency, soil passes from one stage of consistency to another stage, to another stage of consistency, to another stage of consistency, to another stage of consistency is termed as consistency limit, 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 like WS, WP, WL, WS, WP, WL, consistency limit like WS, WP, WL, or Atterberg's limit, or Atterberg's limit, or Atterberg's limit.
और अटरबर्ग लिमिट क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन बोलता है कौन सी अटरबर्ग लिमिट में सोइल सेमी सॉलिड से प्लास्टिक स्टेज में आती है या सोइल लिक्विड स्टेज से प्लास्टिक स्टेज में आती है, तो अटरबर्ग लिमिट का नाम बताओ। ये कंसिस्टेंसी लिमिट वर्ड ना बोल करके अटरबर्ग लिमिट भी बोल देता है, तो आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट। अब हम एक एक करके इन लिमिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इन लिमिट्स को कैसे निकाला जाता है, कैसे टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, है ना। तो उसी तरीके से हम बात करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली जो है लिक्विड लिमिट, देखो पहले हमें डिस्कस करना चाहिए श्रिंकेज लिमिट पहले तो, क्योंकि श्रिंकेज लिमिट से ही हम बात कर रहे हैं। श्रिंकेज लिमिट, अगर हम पानी ऐड कर रहे हैं, अगर हम सोil में से पानी रिमूव कर रहे हैं ड्राइंग कंडीशन में, तो लिक्विड लिमिट, फिर प्लास्टिक, फिर श्रिंकेज। हम भी इसी क्रम में स्टडी करेंगे, पहले लिक्विड फिर प्लास्टिक फिर श्रिंकेज। तो यहाँ पर पहले आप हेडिंग लिखिएगा माय फ्रेंड, लिक्विड लिमिट। पहला जो है हम स्टडी करेंगे लिक्विड लिमिट के बारे में। अब देखो लिक्विड लिमिट के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं कि एक लाइन, तो आप बता देंगे कि सर लिक्विड लिमिट तो वो वाटर कंटेंट है। सर लिक्विड लिमिट तो वो वाटर कंटेंट है, कौन सा? सर जिसपे सोइल क्या हो गई है? सर जिसपे सोइल अपने स्टेज को चेंज कर रही है। बिल्कुल सही है। कौन सी स्टेज को? सर सोइल लिक्विड स्टेज से प्लास्टिक स्टेज में, या सर प्लास्टिक स्टेज से लिक्विड स्टेज में आ रही है, उस वाटर कंटेंट को क्या नाम दिया? लिक्विड लिमिट नाम दिया। बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली आप राइट हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं। क्या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं? ये अब देखिएगा, क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं? आप कर्व को ध्यान दीजिएगा और आंसर दीजिएगा यस और नो में। क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ? इट इज द, मैं वाटर कंटेंट बढ़ाता जा रहा हूँ, इट इज द मिनिमम वाटर कंटेंट, यहां से वाटर कंटेंट बढ़ाते गए, इट इज द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सोइल हैज टेंडेंसी टू फ्लो। इट इज द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सोइल हैज टेंडेंसी टू फ्लो, यस और नो कमेंट कीजिएगा। It is the minimum water content at which soil has tendency to flow. Yes or no? Can we say like that? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? Yes, बिल्कुल सही है। Yes, we can, like, बिल्कुल सही है। At which soil has a tendency to flow. तो लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट लिक्विड लिमिट क्या है। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, it is defined as the minimum water content. It is defined as the minimum water content. It is defined as the minimum water content at which soil has tendency to flow. It is the minimum water it is defined as the minimum water content. It is defined as minimum water content at which soil has tendency to flow. It is defined as minimum water content at which soil has tendency to flow. तो सर अगर सोइल, आप बोल रहे हैं कि सर सोइल हैज टेंडेंसी टू फ्लो, मतलब सर सोइल फ्लो कर रही है, तो क्या सर सोइल की शेयर स्ट्रेंथ बिल्कुल जीरो हो जाएगी? अगर सर सोइल फ्लो कर रही है, सोइल लिक्विड स्टेज में है, तो क्या सर सोइल की शेयर स्ट्रेंथ जीरो होगी? तो माय फ्रेंड, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब हमने टेस्ट परफॉर्म किया और ये ऑब्जर्व किया कि सर सोइल की शेयर स्ट्रेंथ जीरो होगी या नहीं होगी, तो टेस्ट परफॉर्म करने के बाद पता लगा कि सोइल उस टाइम पर भी कुछ ना कुछ शेयर स्ट्रेंथ पोजेस करता है। ऑल्दो दैट शेयर स्ट्रेंथ इज वेरी नेग्लिजिबल वैल्यू, लाइक वैल्यू इज 2.7 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो बहुत ही नेग्लिजिबल वैल्यू होती है, आप उसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, राइट। बट अगर आपसे क्वेश्चन बोलता है कि इन लिक्विड स्टेज क्या सोइल की शेयर स्ट्रेंथ जीरो है, आप बोलेंगे नहीं, सोइल की शेयर स्ट्रेंथ जीरो नहीं है। क्या नेग्लिजिबल है? यस नेग्लिजिबल है, क्योंकि कुछ ना कुछ शेयर स्ट्रेंथ वो देता है और वो वैल्यू बहुत ही कम निकल कर आती है। वैल्यू भी है हमारे पास, टेस्ट परफॉर्म करने के बाद रिजल्ट भी मिले 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। तो लिखिएगा इसके अंदर सेकंड पॉइंट। ठीक है, लगता है आप लोग सब पढ़ के आए हुए हैं यार। ये आप लोग जो आंसर दे रहे हैं मेरे को, या तो आपने पढ़ाई करी है पहले ही, मतलब बीटेक के कोर्स में, या अपने डिप्लोमा के कोर्स में, या आप पहले कोचिंग वाले स्टूडेंट हैं, आप पहले, या आप पुराने स्टूडेंट हैं हमारे। ठीक है, अच्छी बात है, मेरे को अच्छा लग रहा है, आप आंसर दो ऐसे ही। तो मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि अच्छी बात है, इंटरेक्शन, और आप मजा भी आएगा मेरे को और पढ़ाने में, कि हाँ जो स्टूडेंट है सब पढ़े हुए हैं, तो और मजा आएगा पढ़ने में हमें। ठीक है, तो कुछ नए स्टूडेंट्स भी होंगे, तो जो नए स्टूडेंट्स हैं फ्रेंड्स, अपने डाउट्स लेते रहना, जो भी आपके डाउट्स हैं। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो रिवीजन कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। चलो लिखो सेकंड पॉइंट इसके अंदर। सेकंड में लिखिएगा, एक नोट बना के लिखिएगा सेकंड पॉइंट, एक नोट बना के लिखेंगे। ऑल द सोइल एट लिक्विड लिमिट, ऑल द सोइल एट लिक्विड लिमिट, ऑल द सोइल एट लिक्विड लिमिट possess same negligible shear strength, same negligible shear strength of, same negligible shear strength of
सेम नेग्लिजिबल shear strength of 2.7 kilonewton per meter square, 2.7 kilonewton per meter square, 2.7 kilonewton per meter square, that can be measured, that can be just measured, that can be just measured, जिसको मेजर किया जा सकता है, that can be just measured, that can be just measured। ठीक है, ये नोट में लिखा था हमने। सेकंड पॉइंट लिखेगा लिक्विड लिमिट का, ये नोट हो चुका है, नोट में नहीं लिखना है, अब नोट में नहीं लिखना, आगे लिखेगा। लिक्विड लिमिट को और भी हम डिफाइन कर सकते हैं, एक और पॉइंट से लिखो। लिक्विड लिमिट ऑल्सो डिफाइंड एज, liquid limit can also be defined as, liquid limit can also be defined as, liquid limit can also be defined as minimum water content, minimum water content at which, minimum water content at which soil is in, minimum water content at which soil is in liquid stage of consistency, minimum water content at which soil is in liquid stage of consistency, minimum water content at which soil is in liquid stage of consistency, liquid stage of consistency। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, थर्ड पॉइंट हमारा, एट लिक्विड लिमिट, एट लिक्विड लिमिट soil passes from, at liquid limit soil passes from, at liquid limit soil passes from plastic stage, at liquid limit soil passes from plastic stage of consistency, at liquid limit soil passes from plastic stage of consistency to liquid stage of consistency, soil passes from plastic stage of consistency to liquid stage of consistency, plastic stage of consistency to liquid stage of consistency, और वाइसा वर्सा, और वाइसा वर्सा, और वाइसा वर्सा, और वाइसा वर्सा। ठीक है, अब एक हमने अगेन ऑब्जर्वेशन हुई है, ऑब्जर्वेशन से ये पता लगा कि ऐसी सोइल जिसकी माय फ्रेंड लिक्विड लिमिट ज्यादा हो, ऐसी सोइल जिनकी लिक्विड लिमिट जितनी ज्यादा होती है, उन सोइल के अंदर वॉल्यूम चेंजेस ज्यादा देखने को मिले हैं। दिस इज अगेन ऑब्जर्वेशन। अगर मेरे पास दो सोइल है, फाइन ग्रेन सोइल की बात कर रहा हूं, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि इस पूरे टर्म में हम कभी भी, इस पूरे टॉपिक के अंदर मैं कभी भी कोर्स ग्रेन सोइल का जिक्र करूंगा ही नहीं, पहले क्लियर करके चलेंगे, है ना। हम जिक्र करेंगे फाइन ग्रेन सोइल का। अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास फाइन ग्रेन सोइल है, क्ले और सिल्ट है, या मैं क्ले क्ले को भी कंपेयर कर सकता हूं, वो डिपेंड करेगा कि आप क्ले कौन सी क्ले की बात कर रहे हैं, है ना। मैं आपको थोड़ी देर में एग्जांपल भी दे देता हूं। क्ले, अभी थोड़ा सा एग्जांपल ले लो, जैसे आपने नाम सुना ब्लैक कॉटन सोइल, आपने नाम सुना बेंटोनाइट सोइल, आपने नाम सुना एलुवियल सोइल। एलुवियल सोइल में भी आपको क्ले मिलेगी, ब्लैक कॉटन सोइल भी आपकी क्ले है, आपको बेंटोनाइट सोइल में भी क्ले मिलेगी। तो है तो तीनों क्ले, बट तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स भी तो अलग अलग होंगी। तो हम अगर कंपेयर करेंगे तो फाइन ग्रेन सोइल की ही बात होगी, उन्हीं के अंदर कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, अब मान लो कि मेरे पास दो सोइल है, एक मेरे पास मान लो कि ब्लैक कॉटन सोइल है, एक मेरे पास मान लो कि एलुवियल सोइल है, जस्ट एग्जांपल समझने के लिए माय फ्रेंड। ठीक है, दो सोइल हमारे पास है, दोनों ही क्ले हैं, लेकिन दोनों ही कैसी हैं, क्ले है। अब एलुवियल सोइल सर क्या होता है, ब्लैक कॉटन सोइल क्या होता है, हम नहीं जानते, मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में। ठीक है, हम डिस्कस कर लेंगे उसके बारे में भी। नाउ अगर हमारे पास दो सोइल है और दोनों की मैंने लिक्विड लिमिट ऑब्जर्व की, लिक्विड लिमिट चेक की, अगर सोइल की एक की लिक्विड लिमिट ज्यादा मिलती है, ब्लैक कॉटन सोइल की लिक्विड लिमिट ज्यादा मिलती है एज कंपेयर टू एलुवियल सोइल, इसकी लिक्विड लिमिट कम है, इसकी लिक्विड लिमिट ज्यादा है, जिन सोइल की लिक्विड लिमिट ज्यादा देखने को मिली उनके अंदर वॉल्यूम चेंजेस भी ज्यादा ऑब्जर्व हुए हैं। वॉल्यूम चेंजेस का मतलब आपने यहां पर आप वॉल्यूम चेंज को ऐसे समझ सकते हैं कंप्रेसिबिलिटी के टर्म में, कि उन सोइल की कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा देखने को मिलेगी। अगर मैं सोइल में से पानी रिमूव कर दूं या सोइल में पानी ऐड कर देता हूं, उनमें वॉल्यूम चेंजेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो अगर ऐसी सोइल जिसकी लिक्विड लिमिट ज्यादा है, उन सोइल के अंदर वॉल्यूम चेंजेस भी आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। जिन सोइल की लिक्विड लिमिट कम है, उनके अंदर वॉल्यूम चेंजेस भी कम देखने को मिलेंगे। पहली ऑब्जर्वेशन। एक और ऑब्जर्वेशन हुई कि जिन सोइल की लिक्विड लिमिट ज्यादा है, जिन सोइल की लिक्विड लिमिट ज्यादा है, यहां से पता लगा कि इनकी प्लास्टिसिटी भी ज्यादा होगी। जिन सोइल की लिक्विड लिमिट कम है तो इनकी प्लास्टिसिटी भी कम होगी।
ठीक है। फिर यहां पर आपको एक वर्ड याद रखना है, एक कंप्रेसिबिलिटी का और एक प्लास्टिसिटी का। हायर इज द लिक्विड लिमिट, हायर इज द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द सॉइल, दैट मींस हायर आर द वॉल्यूम चेंजेस ऑब्जर्व्ड, एंड आल्सो हायर इज द प्लास्टिसिटी। लोअर इज द लिक्विड लिमिट, लोअर आर द वॉल्यूम चेंजेस ऑब्जर्व्ड, लोअर इज द कंप्रेसिबिलिटी, लोअर इज द प्लास्टिसिटी। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपके सेम दो सॉइल है, एक की लिक्विड लिमिट ज्यादा है, एक की लिक्विड लिमिट कम है, तो किसकी प्लास्टिसिटी ज्यादा मिलेगी? द आंसर विल बी वो सॉइल जिसकी लिक्विड लिमिट ज्यादा है, वो सॉइल ज्यादा प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी पोजेस करते हैं। ठीक है, तो नोट में लिखेंगे स्टार मार्क करके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका। हायर इज द लिक्विड लिमिट ऑफ दिस सॉइल, हायर इज द लिक्विड लिमिट ऑफ दिस सॉइल, हायर इज द लिक्विड लिमिट ऑफ दिस सॉइल, higher is the liquid limit of the soil, comma, higher is its, higher is its plasticity, higher is its plasticity, higher is the liquid limit of the soil, comma, higher is its plasticity, higher is its plasticity, and higher are the volume changes, and higher are the volume changes, and higher are the volume changes observed in it, 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 full stop। observed in it, in it के ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, it के ब्रैकेट में। इसका मतलब क्या निकल कर आता है? वॉल्यूम चेंजेस, हायर आर द वॉल्यूम चेंजेस ऑब्जर्व्ड इन इट, ब्रैकेट में लिखेगा हायर इज इट्स कंप्रेसिबिलिटी, हायर इज इट्स कंप्रेसिबिलिटी, हायर इज इट्स कंप्रेसिबिलिटी, हायर इज इट्स कंप्रेसिबिलिटी, उसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी। अच्छा, यहां से एक बात बताइएगा, अगर सोइल की कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है तो क्या उन सोइल में सेटलमेंट भी ज्यादा आएगी? अगर सोइल की कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा हुई, सोइल के अंदर वॉल्यूम में चेंजेस ज्यादा ऑब्जर्व हुए, तो सोइल के अंदर क्या सेटलमेंट भी ज्यादा मिलेगी? यस और नो कमेंट करके बताइएगा। सेटलमेंट भी ज्यादा मिलेंगे, यस और नो? यस, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर कि अगर सोइल की लिक्विड लिमिट ज्यादा है तो सेटलमेंट ज्यादा होगी कम होगी? देन यू कैन आंसर लाइक दिस। तो डायरेक्टली नहीं पूछ रहा है वो, आपसे इनडायरेक्टली पूछेगा सारी चीजें सोइल के अंदर, इसलिए सारी चीजें इंटर रिलेटेड है। जो हमने फैमिली फॉर्मूले डिस्कस करे हैं वो सारे इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना कि डायरेक्टली तो आपको क्वेश्चन देखने में आसान लगेगा, बट उसके इंटर रिलेटेड आंसर्स बनेंगे। तो आपको स्टार्टिंग से लेके सारे पैरामीटर्स को डिस्कस करते हुए हम जब चलेंगे तो आपको सारा पैरामीटर्स अगेन एंड अगेन रिपीट होते जाएंगे सारी चीजें। तो वही चीज हमको डिस्कस करनी है और इंटर रिलेशन बनाना सबके बीच में, इसकी वजह से ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, विजुअलाइजेशन रखना आपको। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। लिक्विड लिमिट ज्यादा होगी तो भाई फिर आपको सेटलमेंट भी ज्यादा मिलेगी। देखो ये क्या है कि मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ये हमने ऑब्जर्वेशंस हुआ है कि जिन सोइल की लिक्विड लिमिट ज्यादा होती है, जिन सोइल की लिक्विड लिमिट ज्यादा है, जैसे एग्जांपल यहां पर मैं बोलता हूं कि एक ऐसी सोइल मेरे पास है जिसमें मैं वाटर कंटेंट बढ़ाता गया, वाटर कंटेंट बढ़ाता गया, इंक्रीज करता गया, इंक्रीज करता गया, करते जाओ करते जाओ। एक टाइम ऐसा आएगा अब जाके सोइल का वो वाटर कंटेंट आ गया, अब सोइल लिक्विड की तरह बिहेव करना शुरू कर रहा है, यानी सोइल की लिक्विड लिमिट बहुत ज्यादा थी। दूसरा सोइल लेकर आया, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा वाटर कंटेंट बढ़ाया या थोड़ा सा और बढ़ा दिया, बस इतना ही। यहां तक अब इस वाटर कंटेंट में सोइल लिक्विड की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है। पहली वाली सोइल इतना ज्यादा पानी आपने डाल दिया तब जाके सोइल लिक्विड की तरह बिहेव कर रही है। दूसरे केस में सोइल में आपने थोड़ा सा पानी ऐड किया मान लो, उसमें ही सोइल लिक्विड की तरह बिहेव करना शुरू कर दी है। तो बात क्या है? बात यह है, ऐसी सोइल जिसका लिक्विड लिमिट ज्यादा है, ऐसी सोइल जिसका लिक्विड लिमिट ज्यादा है, तो क्या बच्चे उसका प्लास्टिक लिमिट ज्यादा नहीं होगा? बिल्कुल सही बात है। ऐसी सोइल जिसका लिक्विड लिमिट कम है तो उसका प्लास्टिक लिमिट भी कम होगा। तो यहां पर मैं ये बता रहा हूं कि ऐसी सॉइल जिसका लिक्विड लिमिट ज्यादा है उसके अंदर वॉल्यूम चेंजेस भी ज्यादा ऑब्जर्व। अब खुद ही देखो ना यार, लिक्विड लिमिट ज्यादा है तो वॉल्यूम एट द लिक्विड लिमिट ज्यादा होगा, प्लास्टिक उसकी प्लास्टिसिटी ज्यादा है, तो डिफरेंस जो होगा उन दोनों के बीच में, ये लिक्विड लिमिट और ये प्लास्टिक लिमिट, ये लिक्विड लिमिट है और ये प्लास्टिक लिमिट है। लिक्विड लिमिट ये है, प्लास्टिक लिमिट ये है, तो ये वाली जो सोइल है प्लास्टिक स्टेज में है और लिक्विड लिमिट के आगे वाली सोइल लिक्विड स्टेज में है। मैंने बोला लिक्विड लिमिट जितनी ज्यादा होगी उसकी प्लास्टिसिटी भी ज्यादा होगी, मतलब इन ये जो डिफरेंस होगा प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट ये भी ज्यादा होगा, प्लास्टिसिटी भी ज्यादा मिलेगी। अब देखो लिक्विड लिमिट के ऊपर वॉल्यूम VL, प्लास्टिक लिमिट पे वॉल्यूम VP। अगर सोइल की लिक्विड लिमिट ज्यादा है, अगर सोइल की लिक्विड लिमिट ज्यादा है तो सोइल के अंदर जो वॉल्यूम में चेंजेस आएंगे क्या ये ज्यादा नहीं आएंगे? अगर सोइल की लिक्विड लिमिट कम होगी तो सोइल में वॉल्यूम चेंजेस क्या निकल कर आएंगे? कम निकल कर आएंगे।
तो अगर सोil में पानी एंटर किया या सोil में से पानी रिमूव हुआ है, तो सोil के अंदर जो वॉल्यूम चेंज आएंगे वो भी ज्यादा आएंगे कम आएंगे। उन्हीं सोil में जिसकी लिक्विड लिमिट ज्यादा होगी तो उसमें ज्यादा होंगे, जिसकी लिक्विड लिमिट कम होगी तो उसमें कम होंगे। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। ये डाउट किसका था? खालिद मंजूर। खालिद मंजूर, ये पॉइंट समझ आ गया आपको कि जिसकी लिक्विड लिमिट ज्यादा होगी तो उसके अंदर ये ऑब्जर्व हुआ है कि उसकी जो वॉल्यूम चेंजेस उसमें ज्यादा होंगे। ए टू मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा जो तुम्हारा डाउट है, आई विल टेल यू। अभी आप समझो चीजों को, मैं इसको बताऊंगा। ये ऑब्जर्वेशन है और मैं इस चीज को बाद में क्लियर करूंगा, इस वाले टॉपिक को जो आपने वर्ड्स बोले मैं अभी वो वर्ड्स नहीं बोल रहा हूँ। एप्रोप्रिएट मैंने बताया ना, अभी इंटर रिलेटेड है सारी चीजें, सब इंटरलिंकिंग होगी। तो अभी हम चीजों को, अभी हम तो सीख रहे हैं ना यार। एक टाइम पे तो आपको प्लास्टिसिटी भी नहीं पता था। मैंने आपको बताया कि प्लास्टिसिटी में पार्टिकल स्लिप हो जा रहे हैं, स्लिपिंग ऑफ दी पार्टिकल्स इसी को बोल रहे हैं प्लास्टिसिटी। किस वजह से होती है, क्या रीजन है, दैट हम डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। तो सारे टॉपिक्स इंटर रिलेटेड चलेंगे, अब सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। चलो आगे चलते हैं। तो ये वाला नोट यहाँ तक आप क्लियर हो गए, सारी चीज आगे डिस्कस करते हैं माय फ्रेंड। ठीक है, इसमें मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। एग्जांपल लिख लो। लिक्विड लिमिट के अंदर जो हमारी क्ले होती है, एग्जांपल लिखवा रहा हूं मैं नोट के बाद, जो अभी नोट लिखा था। क्ले, क्ले कौन सी बोलो? एलुवियल सॉइल। क्ले कौन सी बोलो? एलुवियल सॉइल। अगर मैं एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल कौन सी होती है? वाटर, वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल। पानी रिवर फ्लो कर रही है, रिवर अपने साथ रॉक्स की वेदरिंग हो रही है, रिवर्स अपने साथ कुछ पार्टिकल्स को लेकर आ रही है। बड़े पार्टिकल पहले सेटल हो रहे हैं, छोटे पार्टिकल आगे सेटल हुए, और छोटे पार्टिकल आगे जाके सेटल होते हैं। तो रिवर के साथ साथ पार्टिकल्स क्या होते जा रहे हैं? सेटल होते जा रहे हैं। तो जो हमें क्ले सॉइल मिलती है, जो हमें ये ग्रेवल्स मिलते हैं, सैंड मिलती है, ये जो सॉइल है इसको बोलते हैं एलुवियल सॉइल। द सॉइल विच इज ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर। तो वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल को एलुवियल सॉइल बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो एल्यूवियल सोइल है उसके अंदर अगर क्ले है, तो मैंने वो उस क्ले का नाम लिखा है, क्ले जो एल्यूवियल सोइल में पाएगी। दूसरी क्ले माय फ्रेंड ब्लैक सोइल, ब्लैक कॉटन सोइल। ब्लैक कॉटन सोइल जो है ये आपकी एक रेजिडुअल सोइल होती है। ब्लैक कॉटन सोइल की जो पेरेंट रॉक होती है वो बीएस सोल्ट होती है। मैं उसको, अगर आप लोगों ने लेक्चर 1 लेक्चर 2 की रिकॉर्डिंग नहीं देखी होगी तो आप एक बार देख लेना, मैं उसको बाद में बता दूंगा। ठीक है, तो बस वर्ड है ब्लैक कॉटन सोइल, बस अभी आपको नाम नाम याद होना चाहिए। वेरी फेमस सोइल, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बट इसके बारे में वो मैंने आपको वहां बताया कि ब्लैक कॉटन सोइल के बारे में होता है क्या है। जो नए स्टूडेंट्स हैं, आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना लेक्चर 1 की, आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया वहां पे ब्लैक कॉटन सोइल के बारे में। क्ले एक ब्लैक कॉटन सोइल है, एक क्ले बच्चे बेंटोनाइट सोइल है। एक क्ले आपके पास बेंटोनाइट सोइल है। तो मैं आपको इनकी लिक्विड लिमिट की जानकारी दे रहा हूं परसेंटेज के अंदर, कि इनकी लिक्विड लिमिट कितनी कितनी देखने को मिली है। तो एल्यूवियल सोइल लिक्विड लिमिट 40 to 150 की रेंज में है। 400 से 500 आपकी ब्लैक कॉटन सोइल की होती है। और माय फ्रेंड 400 से 800 आपको इसकी देखने को मिलती है। तो सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा लिक्विड लिमिट जो है वो बेंटोनेट सोइल की है। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि ब्लैक कॉटन सोइल और बेंटोनेट सोइल कौन ज्यादा कंप्रेसिबल है, देन आंसर विल बी बेंटोनेट सोइल विल बी मोर कंप्रेसिबल। क्लियर है? तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं लिक्विड लिमिट को निकालते कैसे हैं सोइल की, हमें कैसे ये वैल्यूज आई क्या कहां से? हमने सोइल पे टेस्ट परफॉर्म किया तब जाके वैल्यू लेकर आए हैं। तो ये वैल्यूज वगैरह जो हम बताते हैं, तो टेस्ट वगैरह हम जो करते हैं सोइल के अंदर, तो कौन सा टेस्ट है जिससे हम सोइल की क्या निकाल दें? लिक्विड लिमिट निकाल दें। तो वेरी फेमस टेस्ट, वेरी फेमस टेस्ट, द टेस्ट नेम इज कैसेग्रेंडेस एपरेटस। वेरी फेमस टेस्ट है ना। तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो हेडिंग लिखेंगे हम लोग, मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड लिमिट। मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड लिमिट, मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड लिमिट, कैसे ग्रेंडेज। पहला टेस्ट का नाम है आपका, यही आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कैसे ग्रेंडेज एपरेटस। ठीक है, और लेट मी शो यू द डायग्राम ऑफ कैसे ग्रेंडेज एपरेटस। मैं आपको कैसे ग्रेंडेज एपरेटस दिखाता हूं लिक्विड लिमिट निकालने के लिए। एक बार मैं आपको पिक्चर दिखा दूंगा उसकी, तो आपको क्लियर हो जाएगा इस तरीके से काम करते हैं इसके अंदर। ठीक है बच्चे, तो वो मेरे को, मैं आपको दिखा देता हूँ चीज। दिस इज द कैसे ग्रेंडेज एपरेटस। ये आपका कैसे ग्रेंडेज एपरेटस। यहाँ से आपको क्लियरिटी ज्यादा रहेगी, इसमें सब कुछ मेंशन है।
यहाँ से भी आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहाँ से हैंडल नहीं दिख रहा है। ठीक है। अच्छा, ये जूम ऐसे नहीं होगा। चलो एक मिनट मेरे को स्क्रीन देखने दो। कोई फर्क नहीं पड़ता एचबी, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती कि एब्सोल्युटली यही वैल्यूज होती है, थोड़ा बहुत फर्क रहता है। एरर्स तो इन्वॉल्व होते हैं ना, वो अभी तो मैंने आपको बताया है। एरर्स इन्वॉल्व होते हैं, इतना कोई फर्क नहीं होता है इनके अंदर। ठीक है ना। आप डाटा के ऊपर जब भी एब्सोल्यूट बात करेंगे तो आप ये समझिएगा कि डाटा आया कहाँ से है। डाटा आया और टेस्ट परफॉर्म करके आता है या ऑब्जर्वेशन से डाटा आता है, तो एरर्स तो इन्वॉल्व होते हैं ना। किसी बुक में कुछ लिखा है, किसी बुक में कुछ, तो डेविएशन ज्यादा नहीं मिलेगा, डेविएशन ज्यादा नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत डेविएशन है क्योंकि एरर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो चीजें चल जाती है। अब देखो यहाँ पे, ये हमारे पास बच्चे आप सब देख रहे होंगे, तो जूम करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, है ना। कैसेग्रेंडिस एपरेटस माय फ्रेंड होता कैसा है, देखिएगा, ये इसका लाइन डायग्राम भी गिवन है, सब डायग्राम आपको गिवन है, आप यहां से समझिएगा, ये वाला डायग्राम भी समझ सकते हैं ये भी। यहाँ पर ये देखो, ये आपका एक कंटेनर है, कप है आप बोल सकते हैं, एक बाउल टाइप है, इसके अंदर हम सोइल डालते हैं बेसिकली, ये हैंडल है, इस हैंडल को क्या करेंगे, घुमाएंगे। जब ये हैंडल को हम घुमाते हैं तो ये कप ऊपर नीचे जाता है, ये कप क्या होता है, ऊपर नीचे होता है। जब ये कप ऊपर नीचे होगा तो जो डिस्टेंस होती है, जब ये ऊपर नीचे होगा, इसकी जो डिस्टेंस होती है बेसिकली 1 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, मैं वो स्टैंडर्ड्स वो वैल्यूज आपको लिखवा दूंगा। तो जब हम इस हैंडल को घुमाते हैं, ये जब हैंडल घुमाते हैं, ये वाला हैंडल जब घुमाएंगे, तो कप क्या करेगा, ऊपर नीचे होगा। अब देखो यहाँ पर आपको सोल भी दिखाई गई है, ये शायद जूम नहीं हो रहा है, इसको देखने दो एक मिनट को। इसमें आप, मैं आपको ये देखो जूम हो गया थोड़ा सा, और देख लेते हैं। यस, देखिए देखिएगा, देखो माय फ्रेंड, इसमें हम क्या करेंगे, सोल डालेंगे, ये आप दिख भी रहा, आपने सोल डाली है। फिर आप देख रहे हैं सर ये कट लगा हुआ है यहाँ पर, सर यहाँ पर दो सोल को अलग अलग किया गया, ये करते हैं हम स्टार्टिंग में नहीं होता, हमने पहले स्टार्टिंग में इसको सोइल डाल दिया इसके अंदर, है ना। अब जो भी सोइल हम डालेंगे उसका कुछ ना कुछ वाटर कंटेंट होगा। मैंने क्या किया, इसके अंदर सोइल डाल दिया, जो भी सोइल मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ उसका कुछ ना कुछ अपना एक वाटर कंटेंट होगा। ठीक है, अब सुनो, मैंने इसके अंदर सोइल डाल दी, सोइल डालने के बाद ये टूल्स होते हैं हमारे पास, दिस इज द टूल, कैसे ग्रेंडेस टूल बोलते हैं इसको, एएसटीएम टूल भी होते हैं, कैसे ग्रेंडेस टूल भी होते हैं। जनरली डिपेंड करता है आपकी सोइल कैसी है, अगर आपकी सोइल क्लेई सोइल है उसके लिए कैसे ग्रेंडेस टूल यूज कर लेते हैं, अगर सिल्टी सोइल है उसके लिए एएसटीएम, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग मटेरियल, एएसटीएम टूल्स का यूज कर लेते हैं। स्पेसिफिकेशंस आई विल टेल यू कि स्पेसिफिकेशंस क्या है। अब देखो क्या होता है कि जब हम इस बाउल के अंदर, इस कप के अंदर, कप बोलते हैं इसको बेसिकली, ये कप के अंदर हमने सोइल डाल दी, सोइल डालने के बाद जो टूल हमारे पास है, ये देखो आपको दिख रहा है, तो यहां से हम सोइल, ये सोइल डालने के बाद इसको सेपरेट करते हैं दो पार्ट्स में, इसको सेपरेट करते हैं दो पार्ट्स में, ये टूल है जो हमारी हेल्प करता है इसको सेपरेशन में। तो एक लाइन दिख रही है आपको जो सेपरेट करके दिखाया हुआ है यहाँ पर। अब होता क्या है, हम यहाँ से, जब ये सेपरेट हो गई है, जब ये सेपरेट हो गई तो इसके बीच का डिस्टेंस हो गया, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया। ये जो सोइल डाली हुई है इसका वाटर कंटेंट हम निकाल लेते हैं, हमें पहले ही पता होता है कैसे टेस्ट, हमारे पास है वाटर कंटेंट निकालने के ओवन ड्राइंग मेथड, तो यहाँ से हम इसका वाटर कंटेंट भी निकाल चुके हैं, तो हमें पता है कि ये सोइल जो है इसका वाटर कंटेंट क्या है, ये हम जानते हैं। अब हम करते क्या है, हम इस हैंडल को घुमाएंगे ऐसे, जब हम इस हैंडल को ऐसे घुमाते हैं तो कप ऊपर नीचे आता है, 1 सेंटीमीटर मूव करता है, तो कप ऊपर नीचे मूव करेगा, जब ये ऊपर नीचे मूव करेगा इम्पैक्ट होगा, इम्पैक्ट होगा तो सोइल पास पास आना शुरू करेगी। तो जो डिस्टेंस बना हुआ था इन दोनों के बीच में, जो ग्रूव हमने कट किया हुआ था, तो ये सोइल अब पास पास आना शुरू होगी, जब सोइल पास पास आना शुरू होगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सोइल मिक्स हो जाएगी, और जैसे ही सोइल मिक्स हो जाएगी अब हम रुक जाएंगे, अब हम रुक जाएंगे, तो हम नोट कर लेंगे कितने नंबर ऑफ ब्लोज हमने रोटेट किए हैंडल से, 1 ब्लो, 2 ब्लो, 10, 20, 30, कितने। तो यहाँ पर हम कॉन्टिन्यूसली इसको घुमाते जाएंगे और हम देखेंगे कि सोइल कितने नंबर ऑफ ब्लोज के कोरस्पोंडिंग आपस में मिक्स हो जा रही है। जैसे सोइल मिक्स हो गई तो वो नंबर ऑफ ब्लोज हम यहाँ से बता देंगे कि कितने नंबर ऑफ ब्लोज हमारे पास आए। ये होता है कैसे ग्राइंडेज एपरेटस में लिक्विड लिमिट निकालने का तरीका। फिर लिक्विड लिमिट बताते कैसे, लिक्विड लिमिट को परफॉर्म, लिक्विड लिमिट को डिफाइन किया गया है इस तरीके से कि अगर आपकी सोइल, अब देखो समझो, आप आंसर देना यस और नो में, अगर इस सोइल का वाटर कंटेंट ज्यादा हुआ तो क्या नंबर ऑफ रोज ज्यादा आएंगे इनको मिलाने के लिए, या नंबर ऑफ रोज कम आएंगे। अगर इस सोइल का वाटर कंटेंट ज्यादा हुआ तो नंबर ऑफ रोज ज्यादा आएंगे, सोइल को मिलाने के लिए कम निकल कर आएंगे। आंसर देना सर, कम आएंगे, कम आएंगे, बिल्कुल सही बात है, नंबर ऑफ रोज कम आएंगे। अगर सोइल, उसके अपोजिटली बोल सकते हैं, अगर सोइल का वाटर कंटेंट कम हुआ, वाटर कंटेंट कम हुआ तो नंबर ऑफ रोज ज्यादा आएंगे। तो लिक्विड लिमिट को, किस वाटर कंटेंट को डिफाइन किया गया है, लिक्विड लिमिट डिफाइन किया गया है कि अगर जब आप इसको घुमा रहे हैं और सोइल पास पास आ रही है तो नंबर ऑफ ब्लोज अगर 25 आ गए
25 नंबर ऑफ लोज के कोरस्पोंडिंग अगर आपकी सोइल मिल जाती है, 25 नंबर ऑफ लोज पे अगर आपकी सोइल मिल जाती है, तो उस सोइल में जो भी वाटर कंटेंट होगा दैट विल बी द लिक्विड लिमिट ऑफ दिस सोइल। तो 25 नंबर ऑफ लोज के कोरस्पोंडिंग जो भी वाटर कंटेंट होगा दैट विल बी टर्म्ड एज द लिक्विड लिमिट ऑफ दिस सोइल। बट एक्चुअली में अगर हम देखें प्रैक्टिकली तो हमें 25 मिलता नहीं है, या तो हमें ज्यादा मिल जाती है वैल्यू या हमें कम मिल जाती है। अगर मान लो हमें वैल्यू कम मिल रही है, नंबर ऑफ लोज हमें 5 मिल रहे हैं, 10 मिल रहे हैं, मतलब पानी सोल में ज्यादा है, हम क्या कर देते हैं, पानी को कम कर देते हैं। पानी कम करने के बाद अब टेस्ट परफॉर्म करते हैं, मान लो अब 15 आ रहा है या 20 आ गई वैल्यू या 17 आ गई, 23 आ गई, कोरस्पोंडिंगली वाटर कंटेंट चेंज करते रहेंगे। तो 2 या 3 4 डाटा उठाते हैं, उसके बाद कर्व बनाएंगे, जो कर्व बनेगी उस कर्व की हेल्प से हम वहां पे इंटरपोलेशन का कॉन्सेप्ट लगा के फिर हम वहां पे लिक्विड लिमिट बताते हैं अपनी। क्योंकि एग्जैक्टली 25 पे एक ही बारे में आपको मिल जाए रिजल्ट, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए आपको टेस्ट परफॉर्म करते हैं अलग अलग वाटर कंटेंट के कोरस्पोंडिंग। सोइल का वाटर कंटेंट चेंज करते जाएंगे, नंबर ऑफ लॉस चेक करते जाएंगे कितने हमें मिले। दिस इज द कैसेग्रेंडेज एपरेटस। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो इसका बेस होता है, ये बेस जो होता है मेटल का नहीं होता, रबर बेस होता है बेसिकली। मेटल बेस नहीं रखते क्योंकि मेटल बेस क्या है कि इंपैक्ट करेंगे जब एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और मेटल जो है अपनी प्रॉपर्टीज चेंज करते रहेगा अलग अलग टेम्परेचर के कोरस्पोंडिंग। अगर हम मान लो इंडिया में ही बात करें, नॉर्थ इंडिया में साउथ इंडिया में आप सेम एपरेटस से काम कर रहे हैं, या अलग अलग कंट्रीज की बात करो, यूरोपियन कंट्रीज में सेम मेटल आपके पास एपरेटस तो सेम ही रहेगा ना। तो ये जो बेस है इसका मेटल बेस है, तो वहां पर टेम्परेचर चेंज हुआ, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज होगी, इसकी प्रॉपर्टीज चेंज होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर जब इम्पैक्ट होगा उसमें भी चेंज आएगा। तो हम करते क्या है, यहाँ पर मेटल बेस को रिप्लेस करके रबर बेस यूज कर लेते हैं। रबर का बेस यूज करते हैं तो आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, तो आपको डेविएशन ज्यादा नहीं मिलेगा, बहुत ही माइनर डेविएशन देखने को मिलेगा। बट रिमेंबर कि डेविएशन तो मिलते हैं भाई, हर जगह मिलते हैं, कहीं पर भी आपको एब्सोल्युटली चीजें नहीं मिलती, बट डेविएशन इज वेरी लेस अगर आप रबर बेस यूज करते हैं। हम रबर का बेस यूज करते हैं इसके अंदर। तो जब हम यहाँ पे इसको घुमाएंगे, रोटेट करेंगे हैंडल को, तो हम चेक करते हैं कितने नंबर ऑफ लोज हमारे पास है। बस इतना ही होता है कैसेग्रेंडेज एपरेटस में, 25 नंबर ऑफ लोज के कोरस्पोंडिंग हम लोग बता देते हैं दिस इज द वाटर कंटेंट ऑफ द सोइल। वाई 25 का कॉन्सेप्ट कहां से आया, क्योंकि 25 के कोरस्पोंडिंग जो सोइल है ये देखने को मिली है कि सोइल में जो भी वाटर कंटेंट होगा, 25 के कोरस्पोंडिंग अगर सोइल मिल जाती है तो हमें वही शेयर स्ट्रेंथ देखने को मिलती है जो सोइल लिक्विड स्टेज में पोजेस करती है, दैट मींस 2.7 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वहीं से कॉन्सेप्ट इसका आता है, तो इसलिए 25 की हम बात कर रहे थे। तो अब इस चीज को हमको लिखना है। आई थिंक आपको बात समझ आ गई होगी। मुझे बस आपको बताना क्या है, ये टूल्स के बारे में जानकारी देनी है, कौन कौन से टूल्स यूज करते हैं। कैसेग्रेंडे टूल यूज किया जाता है क्लेई सोइल के लिए, एएसटीएम टूल यूज किया जाता है सिल्टी सोइल के लिए। ठीक है, ऑपरेटर समझ चुके, अब हमें बस लिखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जानकारी हमें लिखनी है बस। तो लिखते हैं बच्चे। फर्स्ट आपने हेडिंग लिखी है इसके अंदर कैसेग्रेंडेस एपरेटस, फर्स्ट पॉइंट आपने जो लिखा है इसके अंदर कैसेग्रेंडेस एपरेटस, इसमें लिखिएगा फ्रॉम द डिटर्मिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, 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 from the determination point of view, comma, liquid limit is defined as, liquid limit is defined as, liquid limit is defined as minimum water content, liquid limit is defined as minimum water content, minimum water content, liquid limit is defined as minimum water content at which, at which, at which a part of the soil, a part of the soil, a part of the soil cut by, cut by a groove, ग्रूव बोल दो या इसका दूसरा नाम आप इसको ओपनिंग भी बोल सकते हैं, कट बाय ए ग्रूव और ओपनिंग ऑफ स्टैंडर्ड डायमेंशन। ये जो ओपनिंग हमने की थी सेपरेट किया था, स्टैंडर्ड डायमेंशन होती है, टूल्स यूज करते हैं, ऑफ स्टैंडर्ड डायमेंशन, ऑफ स्टैंडर्ड डायमेंशन फ्लोज टुगेदर, फ्लोज टुगेदर। तो ये जो दो टुकड़े थे सोइल के एक साथ पास पास आ रहे हैं, और कितना डिस्टेंस ये कवर करते हैं, अप्रोक्स हाफ इंच, फ्लोज टुगेदर बाय अ डिस्टेंस ऑफ, by a distance of half inch, by a distance of
हाफ इंच ब्रैकेट में लिखा अप्रोक्स, अप्रोक्स हाफ इंच होते हैं, बट बाकी मैं आपको डायमेंशंस बता ही दूंगा। बाय अ डिस्टेंस ऑफ हाफ इंच अप्रोक्स अंडर द इम्पैक्ट ऑफ, अंडर द इम्पैक्ट ऑफ, under the impact of 25 number of blows, 25 number of blows, under the impact of 25 number of blows, कॉमा डाल के, where the height of, where the height of fall, where the height of fall in each blow, in each blow is adjusted, is adjusted to 1 centimeter, is adjusted to 1 centimeter। तो 1 सेंटीमीटर हाइट एडजस्ट की हुई है 25 नंबर ऑफ ब्लोज के कोरस्पोंडिंग। जब सोइल आपस में मिल जाएंगे तो 25 नंबर ऑफ ब्लोज में अगर मिल जाते हैं तो वो वाटर कंटेंट को हमने नाम दे दिया लिक्विड लिमिट ऑफ द सोइल। ठीक है, चलो टूल्स वगैरह के बारे में हम जो इवनिंग वाली क्लास है उसमें डिस्कस करेंगे। नाउ द टाइम इज ओवर, हमारी क्लास का टाइम हो चुका है, तो टूल्स वगैरह के बारे में हम डिस्कस करेंगे इवनिंग वाली क्लास के अंदर। ठीक है, यहां तक की टॉपिक्स में अगर आपको डाउट आप पढ़ लेना एक बार, शाम को फिर चीजें रिपीट होंगी कुछ चीजें, तो ये चीजें चलती रहेंगी, एवरी पढ़कर आना शाम वाली क्लास में। ओके, फिर कंटिन्यू करेंगे इवनिंग वाली क्लास में। आज के लिए बस इतना बहुत है, बाकी इवनिंग में मिलते हैं फिर आपसे। यहाँ तक कोई डाउट तो पूछ लो।